हेलो बच्चा पार्टी। क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों। बढ़िया मस्त लगे पड़े हो पढ़ने। ठीक है, धड़ाधड़ रिवीजन का समय है। ठीक है, और रिवीजन भी बहुत ज़रूरी होता है पढ़ने के साथ साथ, इनफैक्ट ज़्यादा ज़रूरी होता है। लास्ट मोमेंटम तो रिवीजन ही देता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप कितना भी पढ़ लो और टॉपिक को रिवाइज ना करो तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो रिवीजन के साथ एक और हमारा चैप्टर आएगा। एक और चैप्टर माइंड मैप सीरीज का एक और चैप्टर है, और वो है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, तो आज हम इसका 40 to 60 मिनट के अंदर जो है इसका क्विक रिवीजन करेंगे। एक माइंड मैप हम देखेंगे कि दिमाग में कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ रखी हुई है, क्या क्या आपने सीखा है। जो जो आपने सीखा है वो सब हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो इट्स अ माइंड मैप सीरीज। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्या क्या कवर करने वाले हैं। बायो-सैवर्ट लॉ आएगा, ठीक है, एम्पियर्स लॉ आएगा, लॉरेंज फोर्स आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट आएगा और मैग्नेटिक टॉर्क आएगा। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की यहाँ बात नहीं होगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के लिए सेशन अलग होगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा बेसिकली ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं हम इसमें, है ना। ठीक है, टॉपिक्स देखिए, अगेन मेरा पहले ही पिछले माइंड मैप वाले में भी यही था। देखिए, माइंड मैप का मतलब बहुत ही क्लियरिटी से आपको एक चीज़ क्लियर होना चाहिए, इट्स अ क्विक रिविजन। क्योंकि अदरवाइज मान लीजिए कि कुछ बच्चों को लगे कि सर इसमें आप पूरा मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा दो। ठीक है, तो अगर मैं मान लीजिए 60 मिनट में पढ़ा दूंगा तो बाद में बच्चे बोलेंगे सर 6 मिनट में पढ़ा दो। क्योंकि हमेशा इंसान और आलस चाहता है ना, तो वो कहेंगे 6 मिनट में पढ़ा दो यार। ठीक है, फिर जब मैं 6 मिनट में पढ़ा दूंगा तो वो कहेंगे सर 60 सेकंड में पढ़ा दो। ठीक है, फिर 60 सेकंड में पढ़ा दो। फिर वो बोलेंगे 60 सेकंड सर 6 सेकंड में पढ़ा दो। फिर 6 सेकंड भी क्यों, एक कैप्सूल दे दो सर, उसके ऊपर लिखा हुआ हो कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। एक कैप्सूल दे दो बस, कैप्सूल वो पानी के साथ ले लें, दैट्स ऑल। सुबह उठें तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पूरा आता हो, तो ऑब्वियसली बात है ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अगर हम इसे रियलिटी में देखते हैं तो दिस चैप्टर टेक टाइम, और जेई के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। अच्छा ध्यान रखिएगा, जेई के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, क्वेश्चंस आते हैं इससे, अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और ये आपको दूसरों से डिफरेंस दे देगा। ये चैप्टर आपको दूसरे से डिफरेंस दे देगा। कई बच्चों को, मोस्ट ऑफ द बच्चे जो होते हैं इस चैप्टर में इतनी ग्रिप नहीं होती, तो आपको उससे डिफरेंस मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये एक माइंड मैप सीरीज है। माइंड मैप सीरीज का बहुत थॉरली मतलब यही है कि जो आपने पढ़ा है आपके माइंड में जहां जहां है उसको मैप फिक्स कर रहे हैं कि ये आपने पढ़ा है, आप इसे ध्यान रखें, एग्जाम में साथ लेके जाएं। ये फर्रे हैं, फर्रे, एग्जाम में ले जाने वाले फर्रे, लेकिन एग्जामिनर पकड़ नहीं पाएगा क्योंकि दिमाग में होंगे। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ चार्ज। चार्ज का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो देखिए, चार्ज का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। अगर एक क्यू चार्ज v स्पीड से चल रहा है, उससे r डिस्टेंस पे, उससे r डिस्टेंस पे, यहाँ ये r है और ये उसकी वेलोसिटी, इनके बीच में एंगल है थीटा। ठीक है, तो अच्छा एक चीज पहले इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ। इस चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या, ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इस चैप्टर की और अगले चैप्टर की भी आपकी। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है क्रॉस प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। सबको पता है ए बी साइन थीटा एन कैप होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप होता है, या इसका डिटरमिनेंट मेथड आता होगा आपको, एन कैप। तो जैसे मान लीजिए ये है ए वेक्टर इस प्लेन में है और बी वेक्टर भी इसी प्लेन में है, तो ए क्रॉस बी किस डायरेक्शन पे आएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि दो चैप्टर्स है बैक टू बैक, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इन दोनों में सारे फॉर्मूले लगभग हमारे क्रॉस प्रोडक्ट में आते हैं, और जहां बच्चे सबसे ज्यादा स्ट्रगल करते हैं वो है डायरेक्शन, वो है डायरेक्शन। तो ध्यान रखिएगा, सारे फॉर्मूले में सिर्फ एक ही चीज आएगी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी जो होता है, ए क्रॉस बी वो होगा ए बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज तो इसका है मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा। एन कैप क्या होगा, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए क्रॉस बी, प्लेन ऑफ ए क्रॉस बी। तो समय निकाल के सबसे पहले प्लेन ऑफ ए एंड बी, सबसे पहले इसी पे काम कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा सबसे ज्यादा गड़बड़ आपकी यही हो रही है डायरेक्शन में। ए क्रॉस बी क्या आएगा, ए की, अच्छा ये आएगा किससे, ये आएगा किससे, ये एन कैप आएगा किससे, एन कैप आएगा बाई राइट हैंड थंब रूल, बाई राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल से आने वाला है, ध्यान रखिएगा। और कैसे, जैसे मान लीजिए मैं इसमें दो एग्जांपल बना देता हूं। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा एक ही चीज ध्यान रखनी है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर
कि प्लेन को आइडेंटिफाई करना है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का प्लेन कौन सा है, क्योंकि जो ए क्रॉस बी आएगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा। तो हमेशा प्लेन आइडेंटिफाई करें पहले। जैसे मान लीजिए ए वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर ये रहा, तो ऐसा कोई प्लेन बनाइए पहले। अच्छा, वेक्टर्स को आप डिस्प्लेस कर सकते हैं, तो वेक्टर्स को साथ ले आइए। वेक्टर, अच्छा वेक्टर को डिस्प्लेस किया जा सकता है। तो मान लीजिए एक वेक्टर यहाँ है, एक वेक्टर यहाँ है। आप बोलेंगे सर इनमें इनसे जाने वाला प्लेन बताओ। मेरा एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, अब बताओ प्लेन। एक प्लेन बनेगा ही नहीं। आप वेक्टर को साथ ला सकते हैं। वेक्टर को साथ लाने के बाद आप देखिए कौन सा प्लेन है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा, दैट्स ऑल। ठीक है, अब ए पे खड़े होके बी की तरफ मतलब घूम जाओ। राइट हैंड थंब रूल यही है। बस आप एक आइडिया लीजिए, ए क्रॉस बी, ए से बी की तरफ अंगुलियां घुमाइए। ए से बी, अगर ए क्रॉस बी निकालना है तो ए से बी की तरफ अंगुलियां घुमाइए। तो ये प्लेन ऐसे है, तो ए से बी की तरफ अंगुलियां घुमाएंगे तो ऊपर की तरफ एन कैप होगा। हाँ, एन कैप आएगा प्लेन के परपेंडिकुलर। ध्यान रखिएगा, कई बार बच्चे क्या करते हैं, ए क्रॉस बी में अंगूठा ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। वो प्राइमरी चीज भूल जाते हैं कि हमें ए क्रॉस बी से सिर्फ, अच्छा एक प्लेन के दो ही परपेंडिकुलर्स हो सकते हैं। जैसे मेरा हाथ है तो इसके दो ही परपेंडिकुलर्स हो सकते हैं, या फिर ऊपर है या फिर नीचे है। तो ये जितने भी रूल्स है ना दुनिया में ए क्रॉस बी के, ये सब सारे के सारे रूल्स जो हैं वो सिर्फ इसमें से एक ऑप्शन को एलिमिनेट करवाने के लिए बच्चा ये भूल जाता है, और ये आपको याद रखना है। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, ए क्रॉस बी सर इधर आ रहा है, अंगूठा ऐसे कर दिया। अरे भाई साहब, प्लेन के परपेंडिकुलर आना तो तय है ना, आपने प्लेन के तिरछा कैसे कर दिया, आपने प्लेन के तिरछा कैसे कर दिया। ए क्रॉस बी ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो वो अंगूठे को दोष मत दो, या अंगूठा ऐसे कर दिया या ऐसे कर दिया, ए क्रॉस बी ऐसे आ गया सर, नहीं, इस प्लेन के तो परपेंडिकुलर आएगा, पक्की बात है ना। बस दो ऑप्शन होते हैं, उनमें से एक एलिमिनेट करना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, परपेंडिकुलर आ गए तो तय है। तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन ये आएगी। अगर मान लीजिए बी क्रॉस ए करना होता तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्लेन ऑफ ए क्रॉस बी। आप हमेशा ए और बी वेक्टर का प्लेन आइडेंटिफाई करें, उस पर थोड़ी सी मेहनत करें, आपका काम आसान हो जाएगा। तो उसके परपेंडिकुलर आना ये तो तय है, मतलब ये तो परपेंडिकुलर आना तय है, परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो क्या आएगा, बी क्रॉस ए क्या आएगा। अब सिर्फ आपको ये देखना है एन कैप ऊपर आ सकता था या नीचे आ सकता था, बस। तो इस बार क्या आएगा मुझे बताएंगे, इस बार क्या होगा। इस बार आप देखेंगे तो ए क्रॉस बी ऐसे था, बी क्रॉस ए कीजिए तो बी क्रॉस ए। तो देखिए आप इनको देखिए, बोर्ड पे नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, इन दो चैप्टर्स के लिए अपने हाथ पे दो पेंसिल रख के काम कर लीजिए। ए वेक्टर यहाँ है, बी वेक्टर यहाँ है। ठीक है, ये प्लेन ऐसे ही है, ए यहाँ है, बी यहाँ है। ए से बी जाऊंगा तो उंगलियां ऐसे जाएगी, बी से ए जाऊंगा तो उंगलियां ऐसे जाना अलाउ नहीं है, ध्यान रखिए। ऐसे ऐसे जलेबी नहीं बनाने वाले हम, ठीक है, ऐसे ऐसे 180 डिग्री अंगुलियां घूम सकती है बस, तो ऐसे घूम जाइए। तो इसका किधर आएगा, नीचे। क्लियर। देखिए छोटा सा शॉर्ट वीडियो है जिसमें रिवीजन है, तब भी मैंने ए क्रॉस बी की बात की है, इसको एलिमिनेट कर सकता था, ये तो मैथ्स है, लेकिन सबसे ज्यादा बच्चे अटकते ही यही हैं। तो पहली चीज याद रखें, एन कैप शुड बी परपेंडिकुलर टू, पहले ए और बी वेक्टर, जो भी दो वेक्टर आएंगे उनका प्लेन पहचान लीजिए। प्लेन और वेक्टर को आप पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, उसका प्लेन एक बार आपने पहचान लिया, इसके लिए आप थोड़ा सा एक पेपर या अपना हाथ यूज कर सकते हैं कि कौन सा वेक्टर कहाँ है। बस दो वेक्टर सोचिए, इसके परपेंडिकुलर आंसर चाहिए। अब बस ए से बी जाना है या बी से ए जाना है, दैट्स ऑल, फिनिश। अब मुझे बताइए, यहां इस पॉइंट पे मुझे, इस पॉइंट पी पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो पहला है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ चार्ज, मतलब मूविंग चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मूविंग चार्ज, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का मैग्नेटिक फील्ड लिखता जाऊंगा। होगा क्या इसमें कि आप देखिए वी और आर इसी प्लेन में है, वी बी इसी में है। देखिए आप प्लेन पहचान लीजिए ना, ये प्लेन, आपने बोला सर ज्ञान तो दे दिया, प्लेन पहचानना है, बताओ मुझे। मेरा जो आंसर आएगा वो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आएगा, ध्यान रखिएगा, वो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू वी क्रॉस आर बाई आर क्यूब, क्यू वी क्रॉस आर बाई आर क्यूब, क्यू वी क्रॉस आर बाई आर क्यूब, या मैग्नीट्यूड वाइज म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू वी साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये आता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये आता है इसका मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये वेक्टर में है, ये स्केलर में। देखो वी क्रॉस आर को लिखोगे वी आर साइन थीटा, तो आर आर नीचे ऊपर नीचे कट जाएगा। ठीक है, वी क्रॉस आर करना है ना, तो इसका मतलब वी और आर का प्लेन पहचानिए, तो वी इधर है आर इधर है, दो पेन ले लीजिए, आपका काम हो जाएगा हमेशा। एक ये रहा, एक ये रहा, आप प्लेन पहचानिए, प्लेन क्या है, ये रहे, ये दो प्लेन, ये है, ये प्लेन है मेरे हिसाब से बोर्ड का प्लेन, इसके परपेंडिकुलर आएगा, पक्की बात है। परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करते हैं बोर्ड के, तो क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड, डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड। इज इट क्लियर। तो क्रॉस, क्रॉस अंदर की तरफ, डॉट बाहर की तरफ। अब मुझे बताइए आर क्रॉस वी करना है या वी क्रॉस आर करना है। आर क्रॉस वी करना होता तो यहां उंगलियां रख के वी पे जाता बस, और वी क्रॉस आर करना है तो वी से अंगुलियां रखता और आर की तरफ जाता। तो मुझे बताइए क्या आंसर आएगा, इनवर्ड। तो यहां मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड आएगा डायरेक्शन वाइज। इज इट क्लियर। यहां म्यू नॉट, ध्यान रखिएगा, म्यू नॉट का नाम आपको पता ही है, परमेबिलिटी,
परमेबिलिटी, परमेबिलिटी, ठीक है। और फ्री स्पेस, फ्री स्पेस बोल दीजिए या वैक्यूम बोल दीजिए, एक ही बात है। फ्री स्पेस मतलब जहां कुछ नहीं होता हो। और म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू भी याद है आपको, ये होती है 10⁻⁻⁷। इज इट क्लियर? दैट्स ऑल, फिनिश। चलिए अगला आता हूं, अगला है बायट-सैवर्ट लॉ। बायट-सैवर्ट लॉ, बायट-सैवर्ट लॉ है ना। बायट-सैवर्ट लॉ क्या बता रहा था? देखिए अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है तो वो, अच्छा कुछ बच्चे बोलेंगे सर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी करता है क्या? हाँ, बेसिक कॉन्सेप्ट है। चार्ज जो है भले वो रुका हुआ हो या चल रहा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो पैदा हमेशा करेगा। अगर वो चल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करेगा, ठीक है। यही तो बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, जब तो हम सब कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक समझ पाए कि हाँ चार्ज ही वो ताकत है जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रही है, और चार्ज ही वो ताकत है जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रही है, और चार्ज ही वो ताकत है जो लाइट पैदा कर रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। मैक्सवेल ने आके यही तो समझाया था हमें, ठीक है, जब तो हमें ज्ञान का प्रकाश मिला था, ठीक है। तो अब करंट कैरिंग वायर है, तो करंट कैरिंग वायर में भी तो चार्ज फ्लो हो गई, तो करंट कैरिंग वायर में भी चार्ज फ्लो होगा, ठीक है। तो करंट कैरिंग वायर के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो बायट-सैवर्ट ने एक लॉ दिया था, उसके कारण था कि अगर ये करंट कैरिंग वायर है, इसमें ये डीएल क्या है, ध्यान रखिएगा, डीएल है करंट कैरिंग एलिमेंट, करंट कैरिंग एलिमेंट, करंट कैरिंग एलिमेंट, ठीक है, करंट कैरिंग एलिमेंट, करंट कैरिंग एलिमेंट, ठीक है। अब देखो होगा क्या कि डीएल, अच्छा देखिए तार मैंने जानबूझ के टेढ़ा बनाया है, तार मैंने जानबूझ के टेढ़ा बनाया है, ये टेढ़ा तार बनाया है ऐसे, ठीक है। अब इस टेढ़े तार में आप देखिए कि मैंने सिर्फ इतने हिस्से को लिया है, क्योंकि हर जगह तार का शेप अलग अलग है, तो मैंने एक छोटे से टुकड़े पे बात की है। इसके कारण यहां अगर एक पॉइंट पी है तो यहां से कितनी दूर है, आर दूर है, आर, ठीक है। तो उस पॉइंट पे या इस डीएल के रेस्पेक्ट में उस पॉइंट पी का पोजीशन में, मतलब पोजीशन है आर वेक्टर, तो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, ध्यान रखिएगा, वो आएगा बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर बाई आर क्यूब, डीएल क्रॉस आर बाई आर क्यूब, डीएल क्रॉस आर बाई आर क्यूब। या मैग्नीट्यूड वाइज कितना आएगा, ध्यान रखिएगा, मैग्नीट्यूड वाइज आएगा म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा। अच्छा यार थीटा क्या है, ध्यान रखिएगा, थीटा शायद मैंने पिछले में भी यही बात की, ये थीटा है, यहां भी यही बात की, डीएल और आर के बीच में एंगल, डीएल और आर के बीच में। अच्छा डीएल है, डीएल करंट की डायरेक्शन के हिसाब से ही आएगा। अच्छा डीएल की डायरेक्शन किधर आएगी, ध्यान रखिएगा, ऊपर, जिधर करंट जा रही है। बस एक वायर का छोटा सा टुकड़ा है, डीएल साइन थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू आर स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड वाइज है। डायरेक्शन आप ध्यान से देखिए, मैंने आपको कहा कि पूरे चैप्टर में डायरेक्शन का ही खेल है, पूरे चैप्टर में सिर्फ डायरेक्शन का ही खेल है। तो डायरेक्शन का ही खेल है तो क्या होगा मुझे बताइए, डायरेक्शन का ही खेल है, तो इसमें क्या है, डीएल क्रॉस आर है, तो डीएल वेक्टर इस प्लेन में देख लो, डीएल वेक्टर इस प्लेन में, आर वेक्टर भी इस प्लेन में, तो इसका मतलब बी इस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा। प्लेन पहचान लीजिए, प्लेन। अब आप, मैं कह रहा हूं ना बहुत काम आसान है, आप पहले जस्ट तो कीजिए प्लेन, प्लेन मतलब अपना हाथ, हथेली सोच लो, हथेली के परपेंडिकुलर दो ही तो लाइन है, एक ये एक ये। तो अगर ये प्लेन ये है जिसमें डीएल भी यही है आर भी यही है, तो इसका मतलब आंसर अंदर या बाहर आएगा, बस खत्म। अब उसमें से एक एलिमिनेट करना है, बस आप ऐसे सोचो, आंसर ये दो पहले फिक्स है, इसमें से एक एलिमिनेट करना है। नहीं तो क्या होता है, बच्चे जब हाथ घुमाते तो ऐसे ऐसे कर लेते हैं, तो पहले दो आंसर फिक्स कर लो, उसके बाद एक एलिमिनेट कर दो, बेस्ट वे। तो एक इनवर्ड एक आउटवर्ड में से एक चॉइस है, डीएल क्रॉस आर करना है, तो डीएल की तरफ हाथ रख के आर की तरफ घूम गया, डीएल ऐसा है ना, अच्छा जिधर करंट की डायरेक्शन है इधर ये रहा, ठीक है। तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड किधर आया, इनवर्ड, इसमें मैग्नेटिक फील्ड आया इनवर्ड। अब बायट-सैवर्ट लॉ से हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का मैग्नेटिक फील्ड डिराइव करते हैं, ठीक है। तो डेरिवेशन तो अभी हम नहीं करेंगे। पहला जो ऑब्जेक्ट होता है हमारा वो होता है मैग्नेटिक फील्ड, पहला जो हम लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फाइनाइट वायर, ऑफ फाइनाइट वायर, फाइनाइट वायर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फाइनाइट वायर, करंट कैरिंग फाइनाइट स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट वायर, ठीक है, फाइनाइट स्ट्रेट वायर। स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा, जैसे ये वायर है मान लीजिए, इसमें करंट है आई, आपको इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इस पॉइंट पी पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो आप इस पॉइंट पी से पहले इस वायर पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए, और पहले एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए, ठीक है। इसीलिए पहले से नहीं लिखा, ताकि उसी तरीके से उसी अंदाज से जैसे क्लास में कराया आपको वापस रिकैप करवा दूं। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फाइनाइट स्ट्रेट वायर, तो आपको इस वायर के कारण, ये वायर यहां से शुरू किया खत्म हो रहा है, इस वायर के कारण इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो पॉइंट पी से यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए, ये परपेंडिकुलर जब ड्रॉप करेंगे तो ये डिस्टेंस है आर, ठीक है। यहां से अब इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, यहां से इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, ये वाला एंगल अल्फा, ये वाला एंगल मान लीजिए बीटा, ठीक है, क्लियर, ये वाला एंगल अल्फा, ये वाला एंगल बीटा।
तो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, ध्यान रखिएगा, उसका मैग्नीट्यूड म्यू नॉट आई बाई 4πr साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। आपको वैसे इलेक्ट्रोस्टेट में भी याद होगा, इसी टाइप का फॉर्मूला होता है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, दैट्स ऑल। इज इट क्लियर? साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, खत्म। एक एंगल अल्फा है, एक एंगल बीटा है, ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस आर है, ठीक है, क्लियर। अब ये फाइनाइट वायर का आया, डायरेक्शन क्या होगी? तो डायरेक्शन देखिए, आर वेक्टर किधर है मुझे बताइए, आर वेक्टर इधर है और डीएल वेक्टर इधर है। अच्छा, सारे डीएल वेक्टर की डायरेक्शन सेम है। अच्छा एक चीज बताओ, मैं इस वायर पे कोई भी एलिमेंट लूँ, सबकी डायरेक्शन यही है, तो डीएल क्रॉस आर, एक चीज बताइए, डीएल भी इस प्लेन में, आर भी इस प्लेन में, डीएल भी इस प्लेन में, आर भी इस प्लेन में, तो इसका मतलब इसके परपेंडिकुलर आएगा। तो क्या आएगा मुझे बताइए, इस प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड या आउटवर्ड, बस। तो डीएल क्रॉस आर करूंगा तो अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इनवर्ड। अब इसके कारण वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड का को थोड़ा आसान करना होता है, वो हम एक रूल बना लेते हैं। क्या रूल बना लेते हैं मुझे बताएंगे? कि जैसे ये वायर है, करंट कैरिंग वायर है, ये करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, ये करंट कैरिंग वायर है, इस पे अंगूठा रख दीजिए, इस पे अंगूठा रख दीजिए, ठीक है, इस पे अंगूठा रख दीजिए ऐसे। तो थंब, ये राइट हैंड है, ये राइट हैंड है। थंब किस पे है मुझे बताएंगे? थंब है वायर पे, थंब है वायर पे। अंगुलियां किस तरफ है? अंगुलियां किस तरफ है? जिधर पॉइंट है, जिधर पॉइंट है। तो आपका जो पाम है, अब आशीर्वाद दो हाथ से, हाथ से अब आपके हाथ से मैग्नेटिक रेज निकलने वाली है, रेज, मैग्नेटिक रेज निकलने वाली है, तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो पाम गिव्स डायरेक्शन ऑफ व्हाट? डायरेक्शन ऑफ बी, डायरेक्शन ऑफ बी। स्ट्रेट वायर के कारण एक जुगाड़ बना लेते हैं, ठीक है। तो ये वायर है, इसके डायरेक्शन में ये वायर है, इसके करंट की डायरेक्शन में अंगूठा रखिए, अंगूठा इससे चिपका लो, आसान भी है। अब अंगुलियां उस तरफ करो जिस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। यहाँ निकालना है तो अंगुलियां ऐसे, इधर निकालना है तो अंगुलियां ऐसे, जहां निकालना है वहां की तरफ अंगुलियां कर दो पॉइंट आउट। आप बोलेंगे सर ऊपर निकालना है तो अंगुलियां ऐसे, नहीं, सीधे अंगूठे को ऐसे ले जाओ। अंगूठा तो फिक्स हो गया, अंगूठा आप चाहे तो ऊपर ले जाइए। इवन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी मुझे बताएंगे? इनवर्ड, सब जगह। अब बोलेंगे सर ऐसे कैसे करेंगे? ऐसे नहीं करना, मेरा रूल सिंपल सा, करंट की डायरेक्शन में अंगूठा, अंगूठा अगर आपको इस पॉइंट पे निकालना है तो ऐसे ऐसे लेके आइए, अंगूठे को मत हिलाइए, अंगूठा भली तार हो या ना हो, ठीक है। इस तरफ क्या होगा मुझे बताओ? अंगूठा इधर रखा, इस पॉइंट पे बताना है तो अंगुलियां ऐसे, अंगुलियां ऐसे। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा? आउटवर्ड। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आएगा आउटवर्ड, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आएगा ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आएगा। इज इट क्लियर? यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आउटवर्ड आएगा, क्लियर। देखिए मैंने अंगूठा यहाँ रखा हुआ है। अच्छा ऊपर भी जाना है तब भी ऐसे, भले ही करंट हो या ना हो, करंट की डायरेक्शन में अंगूठा नहीं हटना चाहिए। तो स्ट्रेट वायर के लिए जुगाड़ हो जाता है। अब स्ट्रेट वायर के कारण बहुत सारे चीजें आती है, ठीक है, बहुत सारी चीजें आती है। एक तो जैसे स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक लाइंस कैसी होंगी? तो मैग्नेटिक लाइंस इसकी सर्कुलर होंगी, इसकी मैग्नेटिक लाइंस कैसी होंगी? सर्कुलर, ठीक है। आप बोलेंगे सर कैसे? तो वो भी अंगूठे वाला जो कॉन्सेप्ट सिखाया है उसी से कर सकते हैं। इसकी मैग्नेटिक लाइंस सर्कुलर मैग्नेटिक लाइंस, सर्कुलर मैग्नेटिक लाइंस, मैग्नेटिक लाइंस, सर्कुलर मैग्नेटिक लाइंस, ठीक है। क्यों? इस वायर पे अंगूठा रखिए और ऐसे घुमाइए तो ऐसे घूमेंगे, ऐसे। इज इट क्लियर? ऐसे, इस तरह से घूमेंगी। तो मैग्नेटिक लाइंस इस तरह से घूमेंगी और क्लोज लूप बनाएगी, बिल्कुल, ठीक है। अच्छा ऊपर नीचे सब जगह सर्कुलर लाइंस ही आएंगी। फिर इसके स्पेशल केसेस क्या होते हैं? स्पेशल केसेस, इसके स्पेशल केसेस होते हैं, स्पेशल केसेस वो होते हैं, पहला इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। जनरली ये आपके एनसीईआरटी में भी है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। वायर की लेंथ क्या है मुझे बताएंगे? इनफाइनाइट, इधर भी इनफाइनाइट, इधर भी इनफाइनाइट। तो इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड, करंट। तो एक चीज बताइए, अगर ये इनफाइनाइट लॉन्ग है तो अल्फा और बीटा दोनों 90 की तरफ भाग रहे हैं, दोनों 90 की तरफ भाग रहे हैं। अगर ये वायर इनफाइनाइट लॉन्ग है, फॉर्मूले में रख दीजिए, तो आपका फॉर्मूला जो है म्यू नॉट आई बाई 4πr साइन 90 प्लस साइन 90, हाँ या ना? साइन 90 प्लस साइन 90, दैट्स ऑल। तो कितना आएगा? बी की वैल्यू आती है म्यू नॉट आई बाई 2πr। ये याद रखना है आपको बिल्कुल। डायरेक्शन मैं बता ही चुका हूं, अंगूठा रखिए इधर तो इस तरफ है, दैट्स ऑल। एक आता है आपका इसमें एक स्पेशल केस है कि एक एंड इनफाइनाइट पर है और एक एंड बिल्कुल सामने है, एक एंड बिल्कुल सामने है, ये रहा, ठीक है। इज इट क्लियर? एक एंड इनफाइनाइट पे है और दूसरा एंड बिल्कुल सामने, और ये करंट कैरिंग वायर है। तो एक चीज बताइए, इसमें भी क्या करना है? एक एंगल तो 90 को टेंड कर रहा है और एक एंगल जो है वो हो गया आपका क्या? 0, क्योंकि इसी से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो सीधे के सीधे इसी पर फॉल हो गया, क्लियर, दैट्स ऑल। तो यहां भी क्या आएगा? यहां भी आएगा म्यू नॉट आई बाई 4πr
ये स्पेशल केस है, स्पेशल केस मतलब जो बहुत आते हैं, वरना तो मैंने कहा फॉर्मूला ही लगाना है, तो इसका आ जाता है म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर। वैसे भी एक चीज देखो, आधा आधा इसका कंट्रीब्यूशन है, आधा इसका कंट्रीब्यूशन, इसको आधा काट दिया यार, यहाँ से काट दिया, इसके दोनों एंड इनफाइनाइट पे, इसके एक इनफाइनाइट पे और एक बिल्कुल सामने। तीसरा होता है, मान लीजिए कि वायर यहाँ है और आपको इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। वायर जो है, अगर अब देखिए पहला रूल क्या होता था मुझे बताइए, फर्स्ट रूल क्या होता था कि वायर पे हम क्या ड्रॉप करते थे, मुझे बताओ परपेंडिकुलर। तो वायर पे कैसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, ऐसे 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 थोड़ी कर सकता, ऐसे परपेंडिकुलर थोड़ी ड्रॉप होता है, परपेंडिकुलर तो सीधे ड्रॉप होता है ना। तो आपको वायर को एक्सटेंड करना पड़ेगा। अगर वायर को एक्सटेंड करना पड़ गया, वायर को एक्सटेंड करना पड़ा, वायर एक्सटेंड करना पड़ा टू ड्रॉप क्या, परपेंडिकुलर फ्रॉम गिवन पॉइंट, तो समझ जाओ कि भैया आपका फॉर्मूला बदलने वाला है, ठीक है। इस बार क्या होगा, जैसे ही मैंने इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये डिस्टेंस आर है, इसके एक एंड को मिलाया और इसके दूसरे एंड को मिलाया, ये वाला एंगल अल्फा, ये वाला एंगल बीटा। देखिए मैंने फॉर्मूला जब बताया था तो दोनों एंगल ऑपोजिट थे, है ना, अल्फा ऊपर था बीटा नीचे था। इस बार बीटा ने गद्दारी की है, उसको उसकी बराबर सजा मिलेगी। बीटा को हमने कहा था नीचे रहना, ऊपर आ गया। अगर हमने बोला कि इधर जाना है और इधर चले गए तो उसको मैथ्स में माइनस बोलेंगे, डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ जो फॉर्मूला बनेगा वो बन जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। मतलब बीटा की जगह क्या लेना होता है, माइनस बीटा। अच्छा अब नहीं लेना, फॉर्मूले में लिख दिया हमने, बस ये याद रखना, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला बनाया था उसमें बीटा नीचे था, उसके डेरिवेशन में बीटा नीचे लेके डिराइव करता है, तो बीटा ऊपर आ गया तो उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी, तो हम उसे माइनस बीटा बोल देते हैं। अब आपको नहीं लेना, अब तो फॉर्मूला बन गया, दैट्स ऑल। ये स्ट्रेट वायर। अब आता है आर्क के कारण, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, फील्ड ड्यू टू क्या, कॉइल, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, ठीक है। करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, कैरिंग सर्कुलर कॉइल, सर्कुलर कॉइल, सर्कुलर कॉइल। दो जगह में पढ़ना होता है, पहला होता है फर्स्ट एट सेंटर, एट सेंटर, ठीक है। सेंटर पर पढ़ना होता है कि सेंटर पर कितना आएगा, सेंटर पर। अच्छा वायर के केस में एक बात और याद रखिएगा, मैं एक चीज़ और लिख देता हूँ, बहुत ज़रूरी है वायर के केस में, ठीक है। भले कोई बात नहीं, देखिए अच्छा शॉर्ट नोट्स आप इसे खुद बना ही सकते हैं, वैसे तो पूरा है, ठीक है। अभी ये ध्यान रखिएगा, वायर अगर ऐसे है, ये वायर है करंट कैरिंग वायर, इसके बिल्कुल सामने कोई पॉइंट है, यहाँ कोई पॉइंट है, मतलब इसके एक्सिस पे, तो इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो आएगा। क्योंकि अगर आप यहाँ फॉर्मूला लगाएं तो आर भी जीरो है, अल्फा भी जीरो है, बीटा भी जीरो है, तो बच्चे कहते हैं फिर क्या करें। तो एक्चुअली इसे जब यहाँ है तो ध्यान रखिएगा, अगर करंट कैरिंग वायर के एक्सिस पर है तो जीरो है, इज इट क्लियर, एक्सिस पर है तो जीरो है, दैट्स ऑल। कोई बात नहीं, एक पेज इसी के लिए गया, कोई बात नहीं, ठीक है, बात भूल गया था तो यहाँ लिख दी। एट सेंटर कॉयल है, अच्छा करंट कैरिंग कॉयल है, कॉयल है, ठीक है, ये कॉयल है, ऐसी कॉयल, ठीक है, इसकी रेडियस है आर, इसमें टर्न्स है, इसमें टर्न्स है कैपिटल एन, इसमें टर्न्स कितने हैं, कैपिटल एन, कैपिटल एन टर्न्स है, ठीक है। अब कैपिटल एन टर्न्स है और करंट हर तार में कितनी फ्लो हो रही है, आई। तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आएगा, ध्यान रखिएगा, वो आएगा म्यू नॉट एन आई बाई 2 आर, म्यू नॉट एन आई बाई 2 आर। याद रखिएगा, वायर और इसके फॉर्मूले में गलती करते हैं बच्चे, वहां पाई आता है, वायर के फॉर्मूले में पाई था, ध्यान रखिएगा, वायर के फॉर्मूले में पाई था, इसके फॉर्मूले में पाई नहीं है, 2 आर है। वहां वायर का फॉर्मूला था, वायर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, यहाँ 2 पाई नहीं है। मैंने देखा है जनरली बच्चे ये पाई की गलती बहुत करते हैं, तो सब आता है, ये पाई जबरदस्ती लिख देते हैं, तो सर्कुलर कॉइल में पाई नहीं आता यहाँ, ठीक है। यहाँ एन ध्यान रखिएगा, इंटीजर या फ्रैक्शन दोनों हो सकते हैं। अच्छा ये एन है क्या, टर्न्स, भले इंटीजर भी हो सकता है या फ्रैक्शन भी हो सकता है, इंटीजर फ्रैक्शन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, इंटीजर भी हो फ्रैक्शन भी हो। मतलब अगर 2 टर्न है तब भी ये फॉर्मूला काम करेगा, 3 टर्न है तब भी ये फॉर्मूला काम करेगा, आधा टर्न है तब भी करेगा। तो अगर अगर एक लूप है, अच्छा लूप किसे बोलते हैं, एक टर्न को, तो अगर लूप है तो एन की वैल्यू 1 रख दीजिए बिंदास। अगर हाफ लूप है, हाफ लूप है, ठीक है, तो इसके लिए एन की वैल्यू हाफ रख दीजिए। क्वार्टर लूप है, क्वार्टर लूप है, तो एन की वैल्यू 1/4 रख दीजिए बिंदास, ठीक है। और आर्क है तो आर्क, थीटा एंगल की आर्क है, तो थीटा एंगल की आर्क है तो यूनिटरी मेथड लगा दूंगा मैं, थीटा एंगल की अगर आर्क है तो, ठीक है। तो आर्क के लिए बी क्या होगा, सेंटर पे, बी क्या होगा सेंटर पे, बी जो आने वाला आर्क के लिए वो आने वाला है, देखो पूरे कॉइल का कितना है मुझे बताओ, पूरे कॉइल का कितना है,
एन तो नंबर ऑफ टर्न्स ही हैं, टर्न्स भले फ्रैक्शन हो इंटीजर कोई दिक्कत नहीं। जैसे पूरे के लिए एक रख दो, एक ही लूप है तो, आधा लूप है तो हाफ रख दो, क्वार्टर लूप है तो 1/4 रख दो। इसके लिए क्या रखोगे? तो एक चीज बताइए, 2 पाई, अगर पूरे लूप का मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, एक लूप का मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, इसका बी कितना आएगा, मतलब बताओगे पूरे लूप का, वो आएगा म्यू नॉट आई बाई 2r। अब मैं यूनिटरी मेथड लगा दूंगा, पूरे लूप का है म्यू नॉट आई बाई 2r, म्यू नॉट आई बाई 2r पूरे लूप का, तो पूरे लूप का है, ठीक है, ये रहा। तो एक एंगल के लिए कितना हुआ, एक एंगल के लिए कितना हुआ, डिवाइड बाई 2 पाई, भाई पूरे लूप का है म्यू नॉट आई बाई 2r, तो 2 पाई एंगल तार घूमा तो मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट आई बाई 2r, तो एक एंगल घूमा तो म्यू नॉट आई बाई 2r डिवाइड बाई 2 पाई, थीटा एंगल घूमा इनटू थीटा, दैट्स ऑल। तो ये भी ध्यान रख सकते हैं, आर्क के लिए हो गया, ये किसके लिए हो जाएगा, आर्क के लिए, ठीक है। इसमें थीटा आप रख के चेक कर लो, थीटा को ले लो 2 पाई तो 1 टर्न हो गया, थीटा को ले लो पाई तो आधा टर्न हो गया, क्लियर। अब आई डायरेक्शन की बात, डायरेक्शन, तो डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन के लिए अगेन है तो अपने पास जो बायोसावर्ट रूल है वही है, लेकिन इसके लिए एक जुगाड़ बन जाता है, इसके लिए एक जुगाड़ बन जाता है। वो जुगाड़ क्या है सुनिए, बहुत आसान है। वैसे क्या होगा सुनो, होगा क्या मुझे बताइए, वैसे तो बायोसावर्ट लॉ से ही करना चाहिए, यहाँ एक छोटा सा टुकड़ा लूँ, यहाँ एक छोटा सा टुकड़ा लूँ, तो अच्छा मैं करंट की डायरेक्शन में क्या रखूँ, अंगूठा और अंगुलियां पॉइंट की तरफ, तो मुझे बताइए मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा है, बाहर। फिर मैं करंट की डायरेक्शन में अंगूठा रखे जा रहा हूँ और पॉइंट की तरफ अंगुलियां, अच्छा पॉइंट की तरफ अंगुलियां, तो हर एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा है, बाहर। तो ऐसे चेक करने में बहुत गंदा लगता है ऐसे, या इसमें मान लीजिए ऐसे, तो इसमें कैसे चेक करना पड़ेगा, इसमें करंट की डायरेक्शन में अंगूठा और इस पॉइंट पे निकालना है ना, तो ऐसे। तो अब क्या होगा, ये चेक करना बहुत गंदा होता है, तो इसके लिए एक और अल्टरनेटिव जुगाड़ बना लेते हैं। अल्टरनेटिव जुगाड़ क्या होता है, कर्ल योर फिंगर्स, कर्ल योर फिंगर्स, कर्ल योर फिंगर्स, 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 अच्छा अगेन राइट हैंड, ठीक है, राइट हैंड इन डायरेक्शन ऑफ करंट, इन डायरेक्शन ऑफ करंट, इन डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब गिव्स, क्या होगा, थंब गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ कॉइल, ऑन एक्सिस ऑफ कॉइल, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑन एक्सिस ऑफ कॉइल, ठीक है, एक्सिस ऑफ कॉइल पे ये मैग्नेटिक फील्ड की क्या देगा, डायरेक्शन, ठीक है। चलिए तो अब इस जुगाड़ को लगाते हैं। मैंने क्या कहा, करंट की डायरेक्शन में क्या घुमा लीजिए, अंगुलियां, तो करंट की डायरेक्शन में अंगुलियां घुमाइए, ऐसे घुमाइए तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आएगा, इसमें घुमाइए बाहर की तरफ आएगा, इसमें घुमाइए बाहर की तरफ, तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड किधर है मुझे बताएंगे, आउटवर्ड, इसमें भी किधर है, आउटवर्ड, इसमें भी आउटवर्ड ही है, इसमें आउटवर्ड, इसमें अब करंट की डायरेक्शन में अंगुलियां घुमाई तो इनवर्ड, इसमें करंट की डायरेक्शन में अंगुलियां घुमाइए इनवर्ड, और ये सिर्फ सेंटर पे, एक्सिस पे भी देगा। अब एक्सिस पे फॉर्मूला क्या होता है, सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पे फॉर्मूला क्या होता है, एक्सिस पे फॉर्मूला होता है, एक्सिस पे अगर मान लीजिए कॉइल है n टर्न्स है और इसकी रेडियस r है, यहां से x डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, पहली बात तो अगर करंट ऐसे है, देखिए करंट अगर करंट ऐसे है तो मैं इसकी डायरेक्शन में अगर हाथ घुमाऊंगा तो b सिर्फ सेंटर पे नहीं, पूरे एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही आएगा, ध्यान रखिएगा, पूरे एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही आएगा। अगर आप ऐसे हाथ घुमाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही आएगा पूरे एक्सिस पे, इज इट क्लियर। तो ऐसे ही ये रहा, ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा, और ये कितना आएगा बी, याद रखिएगा, ये आता है म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ध्यान रखना है एक्स सिर्फ डिनोमिनेटर में है, तो इसका मतलब जैसे जैसे इससे दूर जाओगे सेंटर से बी डिक्रीज करता जाएगा, तो ऐसे ना सिर्फ सेंटर में बी, सब जगह पता चलेगा, इज इट क्लियर। यह है सर्कुलर कॉइल, अब हम एम्पियर्स लॉ से हमने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के मैग्नेटिक फील्ड डिराइव किए थे, ठीक है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के मैग्नेटिक फील्ड डिराइव किए थे, ठीक है, किसकी हेल्प से, एम्पियर्स लॉ से। तो पहले एम्पियर्स लॉ बता देता हूँ, उसे डेरिवेशन तो अभी हम नहीं करेंगे, ठीक है, बस मैंने आपको कहा आपको याद दिलाना है एम्पियर्स लॉ क्या होता है। एम्पियर्स लॉ था कि कोई भी क्लोज्ड लूप पे, अगर आप कोई भी क्लोज लूप है, ठीक है, कोई भी क्लोज लूप है, उसमें अगर आपने कैलकुलेट किया इंटीग्रल b डॉट dl, ठीक है, पहले मैं लिखा देता हूं, फॉर एनी क्लोज लूप
फॉर एनी क्लोज लूप। अच्छा, लूप और सरफेस में अंतर होता है। गॉस लॉ में सरफेस लेते हैं, क्लोज सरफेस जो हर जगह से बंद हो। एम्पियर्स लॉ में हम क्लोज लूप लेते हैं। लूप मतलब आप जैसे भी चल चाहो, यहां से रवाना हुए, ऐसे चलते 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 वापस इस पॉइंट पे आ गए, ये क्लोज लूप कहलाता है। घूमते घूमते उसी पॉइंट पे आ गए, ये कहलाता है क्लोज लूप। फॉर एनी क्लोज लूप इंटीग्रल बी डॉट डी एल, इंटीग्रल बी डॉट डी एल किसके बराबर आता है, ध्यान रखिएगा, म्यू नॉट इंटू आइन। आइन क्या होता है, आइन क्या होता है, ध्यान रखिएगा, आइन होता है करंट पासिंग थ्रू, करंट पासिंग थ्रू लूप। सिर्फ अंदर वाली इस लूप से जाने वाली करंट ही काउंट होगी। लूप के बाहर से जा रही है तो वो काउंट नहीं होने वाली। ठीक है, ये गॉस लॉ जैसे ही, गॉस लॉ में चार्ज बाहर होता था तो काउंट नहीं होता था, अंदर होता था काउंट होता था। लेकिन गॉस लॉ में क्लोज सरफेस होती थी, इसमें क्लोज सरफेस नहीं है, इसमें होगा क्लोज कर्व। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे दिखाऊं, जैसे मान लीजिए ये एक लूप बना है। अच्छा, ये लूप है, ये लूप है ऐसे, इससे बहुत सारे तार गुजर रहे हैं। मान लीजिए ये वाला तार ऐसे गुजरा I1, ठीक है, यहाँ वाला तार ऐसे डिस्को डांस करते हुए ऐसे ऐसे निकला यहाँ से। ठीक है, ये वाला करंट है I2, ये वाला तार ऐसे मान लीजिए तिरछा निकला ऐसे I3, ठीक है, I3 ऊपर, और ये वाला तार अपना यहाँ अपना अलग डांस कर रहा था। ठीक है, I4, ठीक है, I4। तो अगर इस लूप के लिए मैं इंटीग्रल बी डॉट डी एल लगाऊं तो क्या आएगा, इस लूप के लिए इंटीग्रल बी डॉट डी एल लगाऊं तो क्या आएगा। ठीक है, इस लूप के लिए तो ध्यान रखिएगा, इस लूप के लिए इंटीग्रल बी डॉट डी एल की वैल्यू जो आएगी, बी डॉट डी एल, वो आएगा म्यू नॉट इंटू आई इन। अब आई इन, तो आई इन में क्या क्या काउंट होगा मुझे बताएंगे, I1, I2 एंड I3। I4 नहीं होगा क्योंकि I4 इससे पास नहीं कर रहा, I4 इससे पास नहीं कर रहा। जो इससे पास करेगा सिर्फ वही मैटर करेगा, दैट्स ऑल एंड नथिंग एल्स। सिर्फ इससे पास होने वाले करंट्स ही मैटर करेंगे बस, है ना। तो अब इससे पास होने वाले करंट तो सिर्फ ये तीन है, लेकिन उसमें भी एक चीज देखिए, ये I1 और I3 तो ऊपर जा रहे हैं, I2 नीचे जा रहा है, तो किसको प्लस ले और किसको माइनस ले। ठीक है, अच्छा, ये तिरछे जा रहे हैं तो आपको कंपोनेंट नहीं करने, सिर्फ अब आप करंट तो पूरी पिक होगी, कंपोनेंट नहीं होंगे करंट के, सिर्फ आपको प्लस या माइनस डिसाइड करना है। उसमें क्या होगा कि आपको लूप में चलने की डायरेक्शन एग्जामिनर बताएगा, या आप खुद अगर डेरिवेशन कर रहे हो तो उसमें आपको खुद डिसाइड करना। मान लीजिए मैं लूप में ऐसे चल रहा हूं, अच्छा, ये लूप में करंट की डायरेक्शन नहीं है, मेरे चलने की डायरेक्शन है। अगर मैं लूप में ऐसे चल रहा हूं, ये एरो दिख रहा है, अगर मैं लूप में ऐसे चल रहा हूं ऐसे, तो अगेन राइट हैंड थंब रूल से जो अभी कॉइल के लिए रूल लगाया था वही, कि अगर आप ऐसे चल रहे हो ऐसे, अच्छा, इस लूप में दो तरीके से चल सकते हो, ऐसे और ऐसे। अगर ऐसे चल रहा हूं तो ऊपर वाला करंट पॉजिटिव होगा, ये वाला पॉजिटिव होगा, ये वाली पॉजिटिव डायरेक्शन होगी, ये पॉजिटिव डायरेक्शन होगी। ऊपर जो भी करंट निकल रही होगी वो पॉजिटिव, और नीचे जो भी जा रही होगी वो नेगेटिव। अगर एग्जामिनर ने इसका एरो उल्टा बना दिया तो एक चीज बताइए, ये तो ऐसे है, अच्छा, आपको सिर्फ अंगुलियां घुमानी है, अंगुलियां घुमानी है, थंब दे देगा। कॉइल वाला कुछ भी आए, लूप वाला कुछ भी आए, तो आप हमेशा अंगुलियां कर्ल करो, थंब आपको पॉजिटिव दे देगा। ठीक है, तो ये रहा। तो इस बार क्या आएगा मुझे बताएंगे, कौन सी करंट पॉजिटिव, कौन सी करंट पॉजिटिव, ऊपर जाने वाली करंट, तो I1 पॉजिटिव आएगी, I2 नीचे जा रही है तो नेगेटिव, और I3 पॉजिटिव। इज इट क्लियर, ये है एम्पियर्स लॉ। तो एम्पियर्स लॉ कभी आता है तो उसमें सवाल इस टाइप का आता है कि इंटीग्रल बी डॉट डी एल की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो वो आप बता सकते हो, क्लियर। अब इससे डेरिवेशंस करते थे हम, वो डेरिवेशंस अभी हम याद नहीं कर सकते, लेकिन जो जो ऑब्जेक्ट्स आते थे हम उनका मैग्नेटिक फील्ड लिख देंगे। ठीक है, उनका मैग्नेटिक फील्ड जरूर लिखेंगे और काम भी आते हैं। तो क्या क्या है, अगला है, पहला है अपना मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग, ऑफ करंट कैरिंग होलो सिलेंडर, करंट कैरिंग होलो सिलेंडर, होलो सिलेंडर। ठीक है, करंट कैरिंग होलो सिलेंडर। अरे देखिए, एक होलो सिलेंडर है, ठीक है, ये रहा, उसमें करंट कहाँ फ्लो कर रही है, ध्यान रखिएगा, उसमें करंट फ्लो कर रही है उसके सिर्फ सरफेस पे, सिर्फ सरफेस पे ऐसे, ये करंट ऐसे फ्लो कर रही है, और इस होलो सिलेंडर की रेडियस है R, इस होलो सिलेंडर की रेडियस है R। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग होलो सिलेंडर। ठीक है, क्लियर, पक्का। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, करंट कैरिंग सिलेंडर लिख देता हूँ, होलो और सॉलिड में यहाँ बता दूंगा। अगर ये होलो है तो क्या आएगा, और सॉलिड है तो क्या आएगा, होलो। अगर ये होलो आएगा तो ध्यान रखिएगा, अच्छा, इस करंट कैरिंग होलो सिलेंडर मतलब पाइप, पाइप बोल लीजिए, पाइप, पाइप के सरफेस पे करंट फ्लो हो रही है ऐसे। ठीक है, अंदर खाली है पाइप। ठीक है, इसका डेरिवेशन हम एम्पियर्स लॉ से ही करते हैं, तो इसके डेरिवेशन में ध्यान रखिएगा, अंदर भी कितना आएगा, दो पॉइंट्स देखने होते हैं, एक तो अंदर और एक बाहर। ठीक है, तो एक पॉइंट है मान लीजिए जो यहां से कितने डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे, पॉइंट P। तो पॉइंट P पे क्या आएगा, ध्यान रखिएगा, पॉइंट P पे B की वैल्यू क्या आएगी, तो ध्यान रखिएगा, बाहर तो ये वैसे ही बिहेव करता है जैसे वायर है,
आप पूरे के पूरे सिलेंडर को, अच्छा बाहर से सिलेंडर देखोगे तो क्या नजर आएगा मुझे बताओ। अच्छा ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये सिलेंडर को बाहर से देखोगे तो क्या नजर आएगा, वायर। अच्छा सिलेंडर है, जैसे पेन भी तो सिलेंडर ही है, बहुत दूर से देखूंगा तो वायर ही तो नजर आएगा। जैसे इलेक्ट्रोस्टेट में स्पेयर को बाहर से देखे थे तो उसका फंडा पॉइंट चार्ज की तरह मान सकते हैं। तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, बाहर एग्जैक्टली वायर की तरह बाहर। और अंदर क्या आएगा मुझे बताएंगे, अंदर आएगा जीरो, अंदर आएगा जीरो। अच्छा सरफेस पे कभी पूछा जाए तो या इक्वलिटी लगा सकते हो, सरफेस पे पूछा जाए तो इक्वलिटी लगा सकते हो। ग्राफ कैसा आएगा ध्यान रखिएगा, इसका ग्राफ बी वर्सेस आर का, वैसे ही सॉलिड स्फीयर टाइप का ही आएगा। क्या आएगा, कैपिटल आर तक तो जीरो, कैपिटल आर तक तो जीरो, तो कैपिटल आर तक तो जीरो। उसके बाद में एकदम से आएगा और फिर बाहर तो 1/r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इज इट क्लियर, 100%। ये है होलो का, ठीक है। अगर मैं सॉलिड की बात करूं, सॉलिड, तो सॉलिड की बात करूं तो सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड, अगर सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर में आपकी करंट जो है ये रहा, आपकी करंट जो है वो आई फ्लो कर रही है, लेकिन पूरे के पूरे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में फ्लो कर रही है। इस बार ऐसा नहीं कि सिर्फ कहाँ फ्लो कर रही है, सरफेस पे। इसकी भी रेडियस आ रही है कैपिटल आर, ठीक है। तो इसके लिए रिजल्ट्स क्या आएंगे मैं बता रहा हूँ, इसके लिए रिजल्ट्स क्या आएंगे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें करंट आई है, इसमें करंट आई है। यहां एक टर्म डिफाइन होती है करंट डेंसिटी, क्या डिफाइन होती है, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी ध्यान रखिएगा, करंट डेंसिटी क्या होगी, करंट पर यूनिट एरिया। अच्छा वैसे भी करंट को जब भी आप डिवाइड करते हैं यूनिटरी मेथड में, हमेशा वो क्रॉस सेक्शन पे ही डिफाइन होती है, करंट पर यूनिट लेंथ, करंट पर यूनिट एरिया। तो ध्यान रखिएगा करंट क्रॉस सेक्शन पे ही डिफाइन होती है, क्रॉस सेक्शन। तो एक चीज बताइए, इसका क्रॉस सेक्शन ये आई है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर होगा। तो करंट डेंसिटी ध्यान रखिएगा, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी क्या आएगी ध्यान रखिएगा, करंट डेंसिटी ये आएगा आई बाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब बी क्या आता है ध्यान रखिएगा, इससे भी मैं कितने डिस्टेंस पर हूं, आर डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस में एक पॉइंट बी। तो बी क्या आएगा, इसका भी बी वही आएगा, बाहर तो वही आएगा, बाहर तो वही आएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। बाहर तो ये भी किसकी तरह बिहेव करेगा, वायर की तरह। अंदर आएगा और वो आता है म्यू नॉट जे आर बाई 2, म्यू नॉट जे आर बाई 2। और आप चाहें तो जे की क्या रख सकते हैं, वैल्यू। जे है करंट डेंसिटी, जे है आई बाई पाई आर स्क्वायर, उसकी वैल्यू रख सकते हैं। इसका ग्राफ कैसा आता है, बी वर्सेस आर का ग्राफ, इसका बी वर्सेस आर का ग्राफ आता है अंदर इंक्रीजिंग, जैसा सॉलिड स्पेयर का इलेक्ट्रिक फील्ड आया था सेम वैसा ही, सेम वैसा ही। अच्छा अंदर प्रोपोर्शनल क्यों है, आप देखिए बी अंदर आर के साथ बढ़ रहा है, ठीक है, और बाहर 1/r, बाहर तो ये वायर की तरह बिहेव कर रहा है। इज इट क्लियर। तो होलो और सॉलिड में अंतर है इस स्ट्रेट लाइन का बस, ठीक है, क्लियर। फिर सोलेनॉइड था, सोलेनॉइड, सोलेनॉइड, सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड में क्या होगा, सोलेनॉइड जो था आपका, सोलेनॉइड ये रहा, ये सोलेनॉइड था। सोलेनॉइड में आपको पता है तार ऐसे ऐसे होते हैं, ये रहे तार, ये रहे तार, ऐसे तार, है ना। सोलेनॉइड के तार ऐसे होते हैं, ये रहा, यहां से करंट आई और यहां से गई। सोलेनॉइड की मान लीजिए लेंथ है एल, एल है लेंथ, इसके टोटल टर्न्स है, टोटल टर्न्स, टोटल टर्न्स, टोटल टर्न्स हैं आपके इसके कैपिटल एन, और टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ जो है वो आपके हैं स्मॉल एन, स्मॉल एन। तो ध्यान रखिएगा इसकी एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड, इसकी एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वैसी आएगी जैसे कॉइल की थी, डायरेक्शन सेम एज कॉइल। मतलब अच्छा ये बहुत सारी कॉइल ही तो है, एक कॉइल, दो कॉइल, तीन कॉइल। अच्छा पहली कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड इधर, दूसरी का इधर, तीसरी का इधर, चौथी का इधर, पांचवी का इधर, सबका मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में आएगा। तो आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड कॉइल की तरह, डायरेक्शन तो सेम एज कॉइल, डायरेक्शन सेम एज कॉइल, सेम एज कॉइल, है ना, सेम एज कॉइल, डायरेक्शन तो कॉइल की तरह आएगी एग्जैक्टली सेम, ठीक है। अब होगा क्या, सेम एज कॉइल आ गया। अब बी आएगा कितना, ध्यान रखिएगा, बी इनसाइड क्या होगा, ध्यान रखिएगा, बी इनसाइड, बी इनसाइड होता है अंदर म्यू नॉट एन आई, या ये फॉर्मूला कई बार बेवकूफ बनाता है इसलिए म्यू नॉट एन आई बाई एल लिखिएगा। म्यू नॉट एन आई कई बार गलत करवाता है, आपको ये फॉर्मूला याद होगा म्यू नॉट एन आई, लेकिन ये ज़्यादा, ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि जेई देती है 80 सेंटीमीटर का सोलेनॉइड है और उसमें 80 टर्न है। बच्चे यहाँ सीधे 80 टर्न लिखते हैं और सवाल गलत, 80 सेंटीमीटर में 80 टर्न है, तो आपको यहाँ एन का मतलब होता है 1 मीटर में टर्न। तो 80 सेंटीमीटर में 80 टर्न है, इसका मतलब 1 मीटर में 100 टर्न। तो बेटर ये लिखो 80 बाई 80 सेंटीमीटर, अपने आप आ जाएगा। मैं तो इसको रिकमेंड करता हूं। तो बी इनसाइड क्या होगा मुझे बताएंगे, ये रहा। और सबसे बड़ी चीज क्या है, ये यूनिफॉर्म होगा। ये कैसा होगा मुझे बताएंगे, यूनिफॉर्म। हाँ बी आउटसाइड आपको ध्यान रखना है, बी आउटसाइड सोलेनॉइड के बाहर कितना माना जाता है, 0। अच्छा हम सोलेनॉइड आइडियल सोलेनॉइड मान रहे हैं, आइडियल सोलेनॉइड मतलब इनफाइनाइट लॉन्ग। बाहर का मतलब मेरा क्या है, बाहर का मतलब यहां, यहां,
यहाँ बी जीरो आएगा और अंदर मैग्नेटिक फील्ड आएगा, अंदर मैग्नेटिक फील्ड आएगा। बाहर जीरो आएगा, ये स्टैंडर्ड है, जेई में कई सवाल आए हैं, बाहर जीरो ही मानना है सोलेनोइड के बाहर। क्लियर? 100%। बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, मैं मना नहीं कर रहा कि नहीं होता, होता है, लेकिन हम इसे जीरो मानते हैं, जस्ट लाइक पुली में मास जीरो जब माना था वही। ठीक है, अगला इसी में क्या आएगा? अगला है टोरॉइड। टोरॉइड ये बड़ा आसान है क्योंकि सोलेनोइड जैसा था वैसा ही है, बस इस बार क्या किया, सोलेनोइड के एंड्स खत्म कर दिए, सोलेनोइड के एंड खत्म कर दिए। आपने इसको ऐसे जोड़ दिया, आपने इसको ऐसे जोड़ दिया, आपने इसको ऐसे जोड़ दिया। ठीक है, तो ये ऐसा बन गया, क्या बन गया ये मुझे बताएंगे। ये है टोरॉइड, यहाँ से करंट आई और यहाँ से आई गई, ये टोरॉइड की रेडियस है। ठीक है, ये रहा इनर रेडियस, मान लीजिए R1 है, आउटर रेडियस है R2। टर्न्स हैं इसके कितने, टर्न्स कितने हैं N, और टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल n। तो ध्यान रखिए इसका आंसर भी वही है। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा मुझे बताएंगे। अच्छा सॉलिड में कैसा था और इसमें बताता हूँ। इसमें मैग्नेटिक लाइंस ऐसे होगी, ऐसे ऐसे घूमते घूमते ऐसे। वैसे भी मैग्नेटिक लाइंस क्लोज लूप बनाती है। ये रहा बढ़िया, ये सोलेनोइड ही है। अब आप समझ गए, ये सोलेनोइड ही है, बस उसको बैंड कर दिया। अच्छा सोलेनोइड में स्ट्रेट होती, अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म था, बाद में घूम के ऐसा आती, घूम के आती तो इनफाइनाइट से आती, क्योंकि सोलेनोइड की लेंथ मैंने इनफाइनाइट मानी है। तो अंदर 100 लाइन गई एकदम पैरेलल, फिर घूम के आ रही तो बहुत दूर से घूम के आएगी। ठीक है, ये रहा। अब इसमें ध्यान रखिएगा, इसका फॉर्मूला भी सेम है जैसा सोलेनोइड का है, सेम फॉर्मूला है, कोई डिफरेंस फॉर्मूला कोई डिफरेंट नहीं है। बी इनसाइड, अच्छा यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ भी बी जीरो होगा टोरॉइड का, यहाँ भी बी जीरो होगा, एग्जैक्टली सोलेनोइड है, बस बैंड कर दिया। यहाँ भी बी जीरो, वहाँ भी बी जीरो। इनसाइड बी कितना आएगा, बी इनसाइड वो आएगा म्यू नॉट एन आई, सेम फॉर्मूला, या म्यू नॉट कैपिटल एन आई बाई इसकी लेंथ कितनी होगी, लेंथ। तो एक चीज बताइए, सरकमफ्रेंस के बराबर 2 पाई आर, टोरॉइड की रेडियस, टोरॉइड की रेडियस, पक्की बात। अब क्या होता है, वैसे तो टोरॉइड की रेडियस हम ये मानते हैं आर, मतलब मिड रेडियस। मान लीजिए कभी इनर और आउटर रेडियस दी गई है, तो टोरॉइड की रेडियस क्या लोगे, इनर और आउटर का एवरेज, क्योंकि एनसीईआरटी में एक एग्जांपल है तो सवाल आने की प्रोबेबिलिटी है भी। मान लीजिए उन्होंने बोला टोरॉइड की रेडियस 20 सेंटीमीटर, तो हमने लिख ही दिया, खत्म बात। लेकिन उन्होंने कहा कि इनर रेडियस है 19, आउटर रेडियस है 21, तो आप 19 और 21 का एवरेज ले लीजिए। ठीक है, ठीक है। फिर आता है आपका क्या, ये हो गया। फिर आपकी करंट कैरिंग शीट, करंट कैरिंग इनफाइनाइट लॉन्ग शीट, करंट कैरिंग इनफाइनाइट लॉन्ग शीट, करंट कैरिंग इनफाइनाइट लॉन्ग शीट, इनफाइनाइट लॉन्ग शीट। ठीक है, करंट कैरिंग इनफाइनाइट लॉन्ग शीट। ठीक है, अब करंट कैरिंग इनफाइनाइट लॉन्ग शीट देखिएगा, करंट कैरिंग इनफाइनाइट लॉन्ग जो शीट है ना, वो है कि भैया एक शीट है, उसकी हर डायमेंशन में, हर डायमेंशन मतलब एक शीट है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में शीट पड़ता है इनफाइनाइट लॉन्ग, वैसे ये शीट है इनफाइनाइट लॉन्ग, इधर भी इनफाइनाइट लॉन्ग, इधर भी इनफाइनाइट लॉन्ग, हर तरफ इनफाइनाइट लॉन्ग है। इज इट क्लियर? मतलब इधर भी हर तरफ इनफाइनाइट लॉन्ग है। तो इसमें अगर करंट ऐसे आई फ्लो कर रही है, इसमें अगर करंट ऐसे आई फ्लो कर रही है ऐसे, ठीक है, ऐसे फ्लो कर रही है, या मैं काम करता हूं, मैं आपको ऐसे ही दिखा देता हूं। मान लो करंट ऐसे फ्लो करते हुए आ रही है, ऐसे ऐसे, ये करंट ऐसे, मतलब कैसे, अगर मैं अपना हाथ को शीट मानूं, अपने हाथ को शीट मानूं तो करंट ऐसे बाहर आ रही है, अगर मैं इसको शीट मानूं तो करंट ऐसे बाहर आ रही है। इज इट क्लियर? बाहर की तरफ आ रही है करंट। ठीक है, इसको डिनोट कैसे करेंगे? ऑब्वियसली बात, हम 3D डायग्राम तो नहीं बनाएंगे, तो शीट को ऐसे डिनोट कर देते हैं, यहाँ डॉट। अच्छा डॉट, आप बोलेंगे सर डॉट, अच्छा डॉट है, इसका मतलब करंट किधर आ रही है मुझे बताएंगे, आउटवर्ड। अच्छा क्रॉस होता तो करंट किधर जा रही होती, इनवर्ड। डॉट है तो करंट आउटवर्ड। अब इसके ऊपर और नीचे मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान रखिएगा, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जो आता है वो आता है, उसका फॉर्मूला लिख रहा हूं, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आता है दैट इज बी इज इक्वल टू म्यू नॉट लैम्डा बाई 2। यहाँ लैम्डा क्या है मैं बताने वाला हूं। ठीक है, यहाँ लैम्डा है करंट पर यूनिट विड्थ, पर यूनिट विड्थ, इस शीट की जो भी विड्थ है, ध्यान रखिएगा ये विड्थ है, ये विड्थ, ये विड्थ है। अच्छा ध्यान रखिएगा, मेरे को करंट के अलॉन्ग वाली लेंथ नहीं लेनी है। करंट देखियो, करंट को जब भी पर यूनिट लेंथ या पर यूनिट एरिया लिखा जाए, करंट के सामने वाली लेंथ, करंट के परपेंडिकुलर लेंथ या करंट के परपेंडिकुलर एरिया लिया जाता है हमेशा। जैसे तार ऐसे है तो उसके सामने एरिया, या लेंथ भी लेनी है तो उसके सामने, ये लेंथ नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर इस शीट में करंट आई है तो ये लैम्डा होगा आई बाई बी, क्या होगा, आई बाई बी, ना कि ये लेंथ, ये वाली लेंथ नहीं। डायरेक्शन, अब देखिए डायरेक्शन, डायरेक्शन इसका सीधा सा है, आप सिर्फ इस तार को देख लीजिए, इसके जो सबसे नियरेस्ट तार है उसको देख लीजिए बस। यहाँ मान लीजिए तार है, यहाँ तार है, तो इस तार के कारण देख लीजिए, इस तार के कारण, इस तार के कारण अंगूठा रखिए। अच्छा वायर का रूल क्या था, कॉइल का रूल याद है, अंगुलियां घुमाओ, पूरे एक्सेस में मैग्नेटिक फील्ड पाओ,
करंट की डायरेक्शन में अंगुलियां घुमाओ, पूरे एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड पाओ। वायर का रूल था, वायर पे अंगूठा रखो, अंगुलियां पॉइंट की तरफ, तो पाम दे देगा मैग्नेटिक फील्ड। तो इस पे अंगूठा रखिए, ये बहुत सारे तारों से मिलकर बना है, जैसे सोलेनॉइड बहुत सारी कॉइल से मिलकर बना था, ये बहुत सारे तारों से मिलकर बना है। तो तार वाला कॉन्सेप्ट लगेगा ऐसे, ऐसे अंगूठा रखिए, इधर मैग्नेटिक फील्ड। तो डायरेक्शन सेम एज स्ट्रेट वायर, डायरेक्शन सेम एज स्ट्रेट वायर, डायरेक्शन सेम एज स्ट्रेट वायर। और कौन सा लोगे स्ट्रेट वायर, कौन सा लोगे स्ट्रेट वायर, कहाँ वाला लोगे? तो ध्यान रखिएगा जिस पॉइंट पे निकालना है उससे बिल्कुल परपेंडिकुलर देख लो, खत्म यार। तो ये है कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फिनिश। अब उसके बाद में आता है मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज, तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज, तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज, फोर्स ऑन चार्ज। ध्यान रखिएगा मैग्नेटिक फोर्स ऑन जो चार्ज होता है, ऑन मूविंग चार्ज, ऑन मूविंग चार्ज, ऑन मूविंग चार्ज, ठीक है। तो किसी चार्ज, कोई भी चार्ज अगर मूव कर रहा है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स कितना आएगा, ध्यान रखिएगा। तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स आएगा, मैग्नेटिक फोर्स अगर कोई भी चार्ज है, जैसे मान लीजिए ये चार्ज क्यू है, ये v वेलोसिटी से चल रहा है, ये v वेलोसिटी से चल रहा है, और ये मान लीजिए इसके चारों ओर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, ये रहा b, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस पर फोर्स कितना आएगा? तो फोर्स जो आएगा, ध्यान रखिएगा, इस पर फोर्स आता है q v क्रॉस b, q v क्रॉस b, ठीक है, q v क्रॉस b। इज इट क्लियर? ध्यान रखिएगा एक बहुत गड़बड़ होती है, ये हमेशा विद साइन लेना है, क्योंकि ध्यान रखिएगा जेई वालों ने कई बार आपके सवाल गलत करवाए इलेक्ट्रॉन देके, इलेक्ट्रॉन बहुत सवाल गलत करवाता है। जैसे यहाँ q की जगह माइनस क्यू रखेंगे, वेक्टर में माइनस आते ही वो डायरेक्शन बदल देता है, तो चार्ज को साइन के साथ रखना है, ध्यान रखिएगा। क्यू वी क्रॉस बी आता है, वी क्रॉस बी, तो अगेन वी और बी का प्लेन पहचानिए। तो वेलोसिटी किधर है मुझे बताइए, ऊपर, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर। तो आप दो पेन लेके रखिए हमेशा, एक वेलोसिटी इधर है, वी और बी इधर है, मैं दो अंगुलियां कर लेता हूँ, ठीक है। इसीलिए ये फिंगर वाला रूल भी ऐसे है, आप तो दो अंगुलियां रख लीजिए, पाम, अच्छा ये पाम रख लीजिए, अंगुलियां मत रखिए, ये और ये रख लीजिए। V किधर है मुझे बताओ, इधर, और B अंदर है। क्या ये V और B दोनों आपके हथेली के प्लेन में है? मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और V ऊपर है, दो पेन रख लीजिए बस हथेली। तो F, ये तो फोर्स आएगा, या फिर इधर आएगा या फिर इधर आएगा, बस। अब V क्रॉस B कीजिए, V क्रॉस B, तो मैं V की तरफ अंगुलियां रखे, B किधर है, अंदर, B ऐसे। अगर B बाहर होता तो V क्रॉस B, तो मैग्नेटिक फोर्स आएगा इधर, किधर आएगा, इधर, दैट्स ऑल, ठीक है। अब एक चीज देखिएगा, पहला पॉइंट इसमें है कि मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, एंड मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्यों? ए क्रॉस बी हमेशा ए और बी के तो परपेंडिकुलर होता है, तो इसका मतलब एफ डॉट वी हमेशा क्या आएगा, जीरो, और एफ डॉट बी भी जीरो आएगा। इसमें छोटे मोटे सवाल आते हैं, वो क्या करते हैं, एफ दे देते हैं, बी में कोई मिसिंग दे देते हैं, जैसे एक्स आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस 9 के कैप, और इसकी वैल्यू दे देते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट करके जीरो कर दो, अपने आप आंसर आ जाता है। एफ डॉट वी होती है पावर, तो पावर, तो ध्यान रखिएगा पावर इस फोर्स की कितनी है मुझे बताएंगे, पावर इस फोर्स की पावर कितनी है, पावर ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, पावर ऑफ मैग्नेटिक फोर्स कितनी है, ध्यान रखिएगा, पावर ऑफ मैग्नेटिक फोर्स है जीरो, पावर ऑफ मैग्नेटिक फोर्स है जीरो, ध्यान रखिएगा। हाँ, तो इसका मतलब ध्यान रखिएगा, मैग्नेटिक फोर्स क्या नहीं कर सकता, मैग्नेटिक फोर्स कैन नॉट चेंज, मैग्नेटिक, अच्छा पावर ही जीरो है, ये हर इंस्टेंट पे पावर जीरो, एफ डॉट वी जीरो होने का मतलब इंस्टेंटेनियस पावर जीरो। अगर इंस्टेंटेनियस पावर जीरो है तो ये जो है आपका चार्ज की स्पीड चेंज नहीं कर सकता, मैग्नेटिक फोर्स कैन नॉट चेंज, कैन नॉट चेंज, कैन नॉट चेंज व्हाट, कैन नॉट चेंज स्पीड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज, ठीक है। ये चार्ज की ये चीज चेंज नहीं कर सकता, बट कैन चेंज, बट कैन चेंज, बट कैन चेंज, बट कैन चेंज वेलोसिटी। बच्चे बोलेंगे सर स्पीड और वेलोसिटी, ये तो कंट्रोवर्शियल बात लिख रहे हो। नहीं यार, नहीं लिख रहा, वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन, डायरेक्शन तो चेंज कर ही सकता है ना। जैसे मान लीजिए फोर्स इधर लग रहा है, तो ये चार्ज को इधर घुमाएगा, ये चार्ज को इधर घुमाएगा। इज इट क्लियर? अब तो टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कितना हुआ, टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कितना हुआ, टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या हुआ, टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज, ऑन चार्ज। अगर टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब मैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों लिखूं तो, ठीक है, इसको बोलते हैं लॉरेंज फोर्स, इसको बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। क्या आएगा, टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज, तो वो आएगा आपका टोटल फोर्स कहलाएगा एफ एम प्लस एफ ई, 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 ठीक है। तो एफ एम प्लस एफ ई, एफ एम क्या होगा, मतलब मैग्नेटिक फोर्स, वो होगा क्यू वी क्रॉस बी, और एफ ई क्या होगा, ध्यान रखिएगा, क्यू ई। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड तो काइनेटिक एनर्जी चेंज करता है, उसको कोई मतलब नहीं, ये नहीं कर सकता बस,
ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, इस कंप्लीट फोर्स को क्या बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, इस कंप्लीट फोर्स को बोला जाता है लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स, इस कंप्लीट फोर्स को बोला जाता है लॉरेंज फोर्स। ठीक है, वैसे तो मैग्नेटिक फोर्स को भी लॉरेंज फोर्स बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स पहले से मौजूद था तो लॉरेंज ने दोनों इकट्ठे करके भी बता दिए। वैसे तो ये इसको भी लॉरेंज बोल सकते हैं, कई लोग इन दोनों को बोल देते हैं क्योंकि ये तो पहले से अवेलेबल था फॉर्मूला। अब होता क्या है, तो अब चार्ज का कुछ कुछ स्टैंडर्ड जो केसेस हैं वो ध्यान रखिएगा। तो स्टैंडर्ड पाथ्स क्या है, स्टैंडर्ड मोशंस, स्टैंडर्ड मोशन जो है, स्टैंडर्ड मोशन जो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में मिलने ही वाले हैं। स्टैंडर्ड मोशंस क्या क्या है, स्टैंडर्ड मोशंस, तो पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो ही हो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो ही नहीं, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड हो, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। इसमें सबसे ज्यादा सवाल आता है। ठीक है, मतलब चार्ज की वेलोसिटी जो है, चार्ज की वेलोसिटी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की क्या है मुझे बताएंगे, परपेंडिकुलर। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी केस पे आते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अगर चार्ज को आपने, चार्ज की वेलोसिटी को, जैसे मान लीजिए यहां से आपने चार्ज को फेंका v स्पीड से और ये q चार्ज है। ठीक है, तो v और b किधर है मुझे बताओ, इन है या नहीं है, b इन है, तो v क्रॉस b फोर्स ऊपर की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा और फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करेगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करेगा और इसी प्लेन में आ रहा है। अच्छा, फोर्स और वेलोसिटी इसी प्लेन में, तो इसका मतलब इसका मोशन भी इसी प्लेन में होना है। ठीक है, तो ये मोशन जो होता है ये होता है आपका सर्कल। सर्कल, इस सर्कुलर मोशन की बहुत सारी चीजें आपको याद रखनी होती है। ठीक है, बहुत सारी चीजें। ठीक है, एक तो ये इसकी रेडियस क्या होगी, इसकी रेडियस, इसका पाथ क्या होगा मुझे बताएंगे, पाथ क्या होगा, ध्यान रखिएगा, पाथ होगा सर्कुलर, पाथ होगा सर्कुलर, सर्कुलर पाथ। ठीक है, अगर सर्कुलर पाथ होगा, ये सर्कुलर मोशन ही लिख दो, क्या दिक्कत है, तो सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये रेडियस निकाल, ध्यान रखिएगा, ये रेडियस आती है mv/qb। अच्छा, वैसे आएगी कैसे रेडियस, रेडियस 2 मिनट में आ जाती है। इसमें मैग्नेटिक फोर्स कितना लग रहा है मुझे बताओ, फोर्स कितना लग रहा है, qvb, उसको मैं सेंटीपिटल फोर्स के बराबर कर दूं, qvb बराबर mv²/r, तो 1 मिनट में रेडियस निकल के आती है। mv/qb लिख सकते हैं या मोमेंटम बाई qb लिख सकते हैं, या इसे लिख सकते हैं √2m/qb, ध्यान रखिएगा, √2m/qb या √2m/qv/qb। ठीक है, इसमें सवाल आते रहते हैं और सारे डेटा मैंने लिख दिए, क्या क्या डेटा है मैं समझा रहा हूं, यहाँ क्या क्या डेटा क्या क्या है। ठीक है, mv तो मेरे हिसाब से मास, चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी, इसमें तो नहीं लिखना। p क्या है मुझे बताइए, मोमेंटम, p क्या है, मोमेंटम, तो कभी कभी डेटा में मोमेंटम दिया जाता है तो मोमेंटम लिख देंगे। के क्या है, काइनेटिक एनर्जी, तो पी और काइनेटिक एनर्जी में रिश्ता कैसे लिखेंगे, आपको पता है काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हाफ mv², या उसको मैं लिख सकता हूँ p²/2m। अच्छा, ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर दो, तो p की जगह क्या लिख सकता हूँ बताओगे, 2m को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2m ke का रूट, ये भी आता है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कई बार दी जाती है। उसका अगला डेटा क्या हुआ, 2m ke तो हो गया, अगला डेटा क्या है, अगला डेटा है ये क्या लिखा है, मैंने ke को हटा के qv क्या लिखा है, ये है, यहाँ v है एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज कई बार आता है क्वेश्चन में, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। तो ध्यान रखिएगा, जब भी किसी चार्ज को v वोल्ट से एक्सेलरेट किया जाए उसकी काइनेटिक एनर्जी qv हो जाती है। व्हेनेवर अ चार्ज इज एक्सेलरेटेड बाय वोल्टेज v, इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम qv। तो काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या लिख सकते हो, qv, qv, काइनेटिक एनर्जी इज qv। इज इट क्लियर? ठीक है, उसके बाद इसमें और आता है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला निकल के आता है, वैसे टाइम पीरियड आप खुद ही निकाल सकते हो, टाइम पीरियड आएगा 2πr/v। भाई ये इसको चलना कितना है, 2πr, कांस्टेंट स्पीड v से चलना है, आप इसमें r की वैल्यू रख दीजिए, तो mv/qb रख दीजिए, तो टाइम पीरियड जो निकल के आता है दैट इज 2πm/qb। इस टाइम पीरियड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो है इंडिपेंडेंट ऑफ क्या स्पीड है, आप कितनी भी स्पीड से फेंकिए सेम टाइम में चार्ज वापस लौट के आएगा, 2πm/qb, 2πm/qb। ठीक है, इज इट क्लियर? और ओमेगा क्या आएगा, एंगुलर स्पीड क्या आएगी, एंगुलर स्पीड क्या आएगी, एंगुलर स्पीड हो जाएगा 2π/t, तो आप इसको रखेंगे तो qb/m। ठीक है, ये भी इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड ही है। और फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, फ्रीक्वेंसी तो 1/t, तो वो भी मेरे हिसाब से qb/2πm, ये भी इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड है। मतलब अगर आपने एक चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में फेंका तो भले वो कितने ज़्यादा स्पीड से फेंकोगे तो उसकी रेडियस बड़ी आएगी, लेकिन टाइम पीरियड क्या आएगा, सेम। मतलब आपने चार्ज को यहाँ से फेंका,
वो छोटा सर्कल कंप्लीट करके आया या बड़ा सर्कल कंप्लीट करके आया या और बड़ा सर्कल कंप्लीट करके आया और बड़ा ज़्यादा स्पीड से फेंकोगे तो ज़्यादा रेडियस आएगी, इन टाइम पीरियड फिर भी सेम आएगा। इन सारे पाथ में टाइम पीरियड सेम आएगा। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में ज़्यादा स्पीड से फेंकोगे, जैसे मान लीजिए मैंने ज़्यादा स्पीड से फेंका तो रेडियस ज़्यादा आएगी, और तेज फेंकूंगा और आएगा, लेकिन टाइम सेम आएगा, टाइम सेम आएगा। क्लियर। सेकंड स्टैंडर्ड पाथ है आपका हेलिक्स। ठीक है, इसमें क्या है, सेकंड क्या है कि वेलोसिटी इज एट सम एंगल विथ p। ठीक है, क्लियर। और वो एंगल जो हो वो जो है थीटा नॉट इक्वल टू 0, 90, 180, मतलब ठीक है, ये सब नहीं हो, क्योंकि अगर 0 डिग्री है, 0 डिग्री से बहुत लल्लू हुआ, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, वेलोसिटी भी इधर है, चलो अगर अच्छा मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में हो तो आप बोलेंगे सर ये वाला केस, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फोर्स 0 यार, मैग्नेटिक फोर्स 0। अच्छा क्लियर। तो B और V अगर सेम डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक फोर्स 0, खत्म बात। अच्छा अगर मान लो चार्ज रेस्ट पर है तो किसी बच्चे ने कहा सर ये बताइए चार्ज रेस्ट पर, तब तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ही नहीं ना, वो तो लगेगा ही वेलोसिटी कारण। ठीक है, चलिए तो अगर ये ऐसे है, अगर आपने चार्ज को यहाँ से चार्ज को V स्पीड से इधर फेंका है, थीटा इसका मैग्नेटिक फील्ड से एंगल है, तो इसका जो पाथ आएगा, इसका पाथ क्या आएगा, ध्यान रखिएगा, इसका पाथ आएगा हेलिकल पाथ विथ यूनिफॉर्म पिच। अब ये पिच क्या होता है बता रहा हूं, यूनिफॉर्म पिच। ठीक है, हेलिकल पाथ विथ यूनिफॉर्म पिच, या हेलिक्स भी बोलते हैं इसको, हेलिक्स भी बोलते हैं। पाथ क्या होता है, ध्यान रखिएगा, इसका पाथ ऐसे होता है, ऐसे जैसे स्प्रिंग का पाथ होता है, स्प्रिंग का पाथ होता है ऐसे। ठीक है, तो एक टाइम पीरियड में जितना आगे बढ़ता है उसको बोलते हैं पिच क्या होता है बेसिकली, एक टाइम पीरियड में जितना आगे बढ़ा उसको बोलते हैं पिच। ये है पाथ हेलिक्स विद यूनिफॉर्म पिच। जो स्पाइरल वाइंडिंग करवाते हैं वो स्पाइरल नहीं होता, हेलिक्स वाइंडिंग होती है। ठीक है, तो स्पाइरल नहीं, वो हेलिक्स वाइंडिंग है। तो उसमें पार्टिकल आगे चलता जा रहा है। ठीक है, तो आप स्प्रिंग देख लीजिए, स्प्रिंग पे कोई चींटी चल रही हो, ये इस चार्ज का पाथ है। ठीक है, तो स्प्रिंग को कैसे समझ सकते हैं, एक तो मैं कह सकता हूं कि पार्टिकल सर्कल पे घूम रहा है इस प्लेन में। ठीक है, इस प्लेन में सर्कल पे घूम रहा है, ऐसे कह सकता हूं, एक पार्टिकल सर्कल पे घूम रहा है ऐसे इधर, और प्लस क्या हो रहा है, प्लस इस डायरेक्शन में आगे भी भाग रहा है, इस v के दो टुकड़े कर देता हूं, v साइन थीटा। तो v साइन थीटा वेलोसिटी जो है वो इसे सर्कल पे घुमा रही है, क्यों, v साइन थीटा वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो मोशन सर्कल आएगा, और v cos थीटा के कारण कोई फोर्स आएगा नहीं, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। ये दो काम हो जाता है। तो रेडियस, इसकी रेडियस क्या आएगी मुझे बताएंगे, इसकी रेडियस अभी हम निकाल के बैठे, mv/qb होती है, तो mv sin θ/qb। टाइम पीरियड तो 2πm/qb, उसको तो स्पीड से मतलब ही नहीं था, qb। अब पिच क्या आएगी, पिच ये इस पाथ की है, मैं फिर बोल रहा हूं दो पाथ हुए, इस v sin θ के कारण सर्कुलर मोशन करेगा और v cos θ के कारण आगे चलता जाएगा। ठीक है, दैट्स ऑल। अब ये पिच क्या है, पिच होती है एक टाइम पीरियड में जब ये घूम के वापस आया तो कितना आगे बढ़ गया। अगर सर्कल होता तो वापस वहीं आता रहता, लेकिन हमें पता है ये v cos θ भी है, तो ये सर्कल तो कर ही रहा है, प्लस आगे भी बढ़ रहा है, तो एक टाइम पीरियड में कितना आगे बढ़ेगा। तो पिच ध्यान रखिएगा वो होती है v cos θ इंटू टाइम पीरियड, या v cos θ इंटू टाइम पीरियड की वैल्यू रख दो 2πm/qb, दैट्स ऑल। हाँ या ना, तो ये पिच पे सवाल आता है, क्लियर। तो ये पिच है, याद रखिएगा पिच। ठीक है, ये रेडियस भी याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर। अब हमारा आता है मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। तो देखिए, करंट कैरिंग वायर, तो किसी भी वायर पर मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, तो किसी भी वायर पर, कोई भी वायर है उसको आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। ठीक है, उसको आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, ये है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये रहा, ये वायर है ऐसे, ये रहा, इसमें करंट आई है, तो इसके डीएल एलिमेंट पे जो फोर्स आएगा ना, डीएल एलिमेंट पे वो फोर्स क्या आएगा, ध्यान रखिएगा। तो जो फोर्स है पूरे वायर पे लिख देता हूँ, फोर्स कहलाएगा मैग्नेटिक फोर्स, या पहले डीएफ लिख देता हूँ, फोर्स ऑन एलिमेंट। इस एलिमेंट पर फोर्स क्या आएगा, ध्यान रखिएगा, डीएफ, वो आएगा आई डीएल क्रॉस बी, इज इट क्लियर। आई डीएल क्रॉस बी, डीएल की डायरेक्शन वही होगी जो करंट की डायरेक्शन है, और बी किधर है मुझे बताइए, अंदर। तो पहले आई क्रॉस बी कीजिए, मतलब डीएल क्रॉस बी कीजिए, तो फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा, ध्यान रखिएगा, इस डायरेक्शन में,
EF। अगर आपको टोटल फोर्स चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इसको क्या कर दो, इंटीग्रेट, इसको कर दो इंटीग्रेट, इसको कर दो इंटीग्रेट। अब इसका थोड़ा सा आसान वर्जन क्या है, ध्यान रखिएगा, आसान वर्जन क्या है, ये तो हो गया। इफ मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है ना, अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, इफ मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, तो क्या होगा, ध्यान रखिएगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो ध्यान रखिएगा ये फोर्स निकल के आता है F बराबर I। वैसे हम सब कुछ प्रूव करते हैं, L इक्वलेंट क्रॉस B। मैंने कहा ना, बस आपको तो याद दिलाना है क्या क्या करते हैं, L इक्वलेंट क्रॉस B। L इक्वलेंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये वायर है, ये वायर है, ये वायर है, ये रहा, ठीक है। तो इस वायर में करंट ऐसे फ्लो कर रही है, इस वायर में करंट ऐसे फ्लो कर रही है, ठीक है, करंट आई। तो L इक्वलेंट क्या होगा, ध्यान रखिएगा, L इक्वलेंट क्या होगा, L इक्वलेंट होगा ये है L इक्वलेंट, ये है L इक्वलेंट। इज इट क्लियर? ऐसे। अब आपको अगर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड दिया है उन्होंने ऐसे B, तो आप इस L इक्वलेंट को एक स्ट्रेट वायर मान के काम कर सकते हैं, एक स्ट्रेट वायर मान के काम कर सकते हैं। तो आई L इक्वलेंट क्रॉस B, तो फोर्स आ जाएगा, किधर आएगा मुझे बताएंगे, इधर आ जाएगा F। इस वायर पे नेट फोर्स इधर ही आएगा। आप L इक्वलेंट ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, L इक्वलेंट बात समझ गए, पक्का? ठीक है, तो मैं फोर्स यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ क्योंकि इस लाइन पे नहीं लगेगा, फोर्स तो तार पे लगेगा। क्लियर? दैट्स ऑल। अगर क्लोज लूप होगा, क्लोज लूप, क्लोज लूप, तो ऑब्वियसली बात है क्लोज लूप इन मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म B, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो नेट फोर्स क्या आएगा, 0। तो क्लोज लूप पे नेट मैग्नेटिक फोर्स क्या आएगा, 0, मतलब नेट मैग्नेटिक फोर्स, नेट मैग्नेटिक फोर्स। बाकी फोर्सेस की मेरी गारंटी नहीं है भाई, नॉर्मल, टेंशन, mg लग रहे हो, नेट मैग्नेटिक फोर्स क्या आएगा, 0। इज इट क्लियर? ठीक है। अब इसके खूब सारे क्वेश्चन आते हैं। स्ट्रेट वायर होगा तो IL भी लग जाता है, शायद आपको याद होगा, ठीक है। तो फॉर स्ट्रेट वायर है ना, या आप इसे क्या लिख सकते हो, इसके मैग्नीट्यूड को क्या लिख सकते हो मुझे बताइए, साइड में इसके मैग्नीट्यूड को, ठीक है, इसके मैग्नीट्यूड को क्या लिख सकते हो मुझे बताएंगे, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, IL इक्वलेंट B साइन थीटा। ये कई बार यूज होता है क्वेश्चन में सीधे, तो इसके मैग्नीट्यूड को ये लिख सकते हो बिंदास। क्लियर? चलिए, अब आता है अगला, एक आता है मैग्नेटिक टॉर्क, मैग्नेटिक टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप, मैग्नेटिक टॉर्क, टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप, टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग लूप। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई करंट कैरिंग लूप है, जैसे मान लीजिए ये है, ये ये करंट कैरिंग लूप है, ठीक है, इसमें करंट I फ्लो कर रही है, इसमें टर्न्स N है, ठीक है, ये रहा, ठीक है। इसके लिए एक टर्म डिफाइन होती है, वो टर्म मैं अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। ये है M, M, और मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इधर है, अरे मैग्नेटिक फील्ड इसका खुद का नहीं है, ये मैग्नेटिक फील्ड किसी और का। अच्छा, कोई भी चीज खुद के मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स या टॉर्क थोड़ी लगाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अगर मैंने करंट कैरिंग लूप है या कॉयल है, कॉयल कह लीजिए, बेटर वर्ड है, ठीक है, कॉयल कह लेता हूँ, कॉयल, ठीक है, कॉयल। ये मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल है, अच्छा इस कॉयल का नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर कॉयल का मैग्नेटिक फील्ड तो ऊपर आएगा ना, आपने इधर क्यों ड्रॉ कर दिया, कॉयल का नहीं ड्रॉ किया है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल। भाई कोई भी चीज अपने अर्थ, अपने मास कारण अपने पे ग्रेविटेशन फोर्स थोड़ी लगाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये है, यहाँ करंट ऐसे है, यहाँ एक टर्म लिख रहा हूं M, M क्या है ध्यान रखिएगा, M क्या है ध्यान रखिएगा, M है मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ लूप, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ लूप ऑफ कॉइल, ठीक है। क्या होता है M, M ध्यान रखिएगा INA होता है, INA। I क्या है मुझे बताएंगे, करंट, N क्या है, टर्न्स, N क्या है, टर्न्स, टर्न्स। A क्या है ध्यान रखिएगा, एरिया, A क्या है, एरिया। वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखिएगा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अगेन बाय राइट हैंड थंब रूल, बाय राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। अब बोलेंगे सर राइट हैंड थंब रूल, तो राइट हैंड थंब रूल मतलब अगर कॉइल में करंट ऐसे फ्लो कर रही है तो हाथ ऐसे घुमाइए, M ऊपर आएगा। अगर कॉइल में करंट ऐसे फ्लो कर रही है, मान लीजिए ऐसे, हाथ घुमाइए, M इधर आएगा, ठीक है, मतलब आएगा तो परपेंडिकुलर ही, बस राइट हैंड थंब रूल, अंगुलियां देखिए, कॉइल में तो हमेशा अंगुलियां घुमा दो, सब मिल जाएगा, मतलब नॉर्थ पोल भी मिल जाता है, पूरी एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाती है, सब मिल जाता है उससे, ठीक है। INA, INA, ठीक है, क्लियर। टॉर्क क्या आएगा ध्यान रखिएगा, टॉर्क क्या आएगा, टॉर्क आएगा आपका M क्रॉस B, टॉर्क क्या आएगा, M क्रॉस B। इज इट क्लियर और नॉट? या टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या आएगा ध्यान रखिएगा, MB साइन थीटा, या M की अगर वैल्यू रख दी जाए, M होता है INA,
तो आई एन ए यहाँ रख दिया जाए तो बीना साइन थीटा, बीना साइन थीटा, बिना साइन थीटा। ठीक है, 60 मिनट से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन ऑब्वियसली बात है टॉपिक बहुत बड़ा है, मैं सिर्फ अगर थोड़ा थोड़ा भी समझाते चलूँ तो भी टाइम लगेगा ही। तो 60 मिनट में तो मैं ऐसे नहीं कर पा रहा, वैसे इसका मैक्सिमम ड्यूरेशन 60 मिनट ही है, लेकिन ठीक है रूल तोड़ेंगे। ठीक है, तो टॉर्क इज इक्वल टू एम क्रॉस बी, या टॉर्क का मैग्नीट्यूड आएगा एम बी साइन थीटा। या ध्यान रखिएगा एम की वैल्यू है आई एन ए, एम की वैल्यू कितनी है आई एन ए, तो एम की वैल्यू अगर मैं रख दूँ तो आई एन ए, तो बीना साइन थीटा, या याद रखने में सहूलियत होती है, बिना साइन थीटा। एम क्या है ध्यान रखिएगा, मैग्नेटिक मोमेंट, तो टॉर्क है ये, इज इट क्लियर। अब इस टॉर्क में जो मैग्नेटिक मोमेंट आया, तो ध्यान रखिएगा मैग्नेटिक मोमेंट जेई को एक और चीज पसंद है, अगर कोई चार्ज ऑब्जेक्ट, कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट घूम रहा है, कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो यूनिफॉर्मली चार्ज मतलब मैग्नेटिक मोमेंट, एक और चीज ध्यान रखिएगा मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, अरे जिसमें मैंने सिर्फ रिकैप करवाया है, समझाया नहीं है, रिकैप ही करा रहा हूं। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रोटेटिंग यूनिफॉर्मली चार्ज ऑब्जेक्ट, यूनिफॉर्मली चार्ज ऑब्जेक्ट, यूनिफॉर्मली चार्ज ऑब्जेक्ट, चार्ज ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर कोई चार्ज ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली घूम रहा है, कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली घूम रहा है, सॉरी यूनिफॉर्मली चार्ज है और घूम रहा है, तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या आता है ध्यान रखिएगा, उसका मैग्नेटिक मोमेंट आता है क्यू बाई टू एम, इसे भी हम डिराइव करते हैं इंटू आई ओमेगा, आई ओमेगा। ठीक है, तो कुछ मैं आपको लिखवा भी देता हूँ। ठीक है, क्यू बाई टू एम इंटू आई ओमेगा। ठीक है, आई क्या है यहाँ, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब बोलेंगे सर यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जरूरत कैसे पड़ गई, इसे वैसे तो हम डिराइव कर देते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अभी तो बात ही कर लेते हैं। ओमेगा क्या है, एंगुलर स्पीड। तो जैसे मान लीजिए इसमें जेई के सवाल आते हुए रहते हैं, जैसे मान लीजिए एक डिस्क है, एक डिस्क है, ठीक है, एक डिस्क है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क है, इस पे चार्ज क्यू है, ठीक है, ये डिस्क है और इसकी रेडियस है आर, इस एक्सिस के अबाउट डिस्क ओमेगा से घूम रही है, इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा से घूम रही है। तो एक चीज बताइए, चार्ज तो चल रहा है ना, अगर चार्ज चल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, और चार्ज घूम रहा है, अच्छा चार्ज को आप चाहें तो करंट कैरिंग कॉइल मान सकते हैं, एक घूमते चार्ज को, अच्छा एक चार्ज अगर सर्कल पे घूम रहा है तो आप उसे करंट कैरिंग कॉइल मान सकते हैं ना, क्योंकि ऑब्वियसली बात है चार्ज, अच्छा करंट में भी तो चार्ज का ही फ्लो होता है, तो चार्ज सर्कल पे घूम रहा है तो करंट कैरिंग सर्कल कॉइल मान सकता हूँ। यहाँ तो बहुत सारे चार्ज घूम रहे हैं, तो ये करंट कैरिंग कॉइल ही तो हुई, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट इस भाई हर कॉइल का होगा, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट अगर ये डिस्क है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा ध्यान रखिएगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट आएगा क्यू बाई टू एम इंटू आई, आई डिस्क का लिख दीजिए, इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट आई लिख dीजिए, कितना होता है एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू ओमेगा। जिस भी चीज का निकालना हो, एक दो का और निकाल लेते हैं, एम एम कट जाएगा तो ये आ जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई फोर। ध्यान रखिएगा एम कटेगा, क्योंकि इसमें भी एमओआई में भी एम आएगा, इसमें भी एम आएगा, तो एम की टेंशन ना ले, एम की टेंशन ना ले। जैसे मान लीजिए एक चार्ज ही घूम रहा हो, एक क्यू चार्ज ही घूम रहा हो, एक क्यू चार्ज घूम रहा हो सिर्फ आर रेडियस पे, आर रेडियस पे वी स्पीड या ओमेगा से, दोनों में से जो लिख दीजिए, इसका मैग्नेटिक, तो इसको आप करंट कैरिंग कॉइल की तरह मान सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, अगर सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो ठीक है, तो और नहीं तो फॉर्मूला दे रखा है, एम होगा क्यू बाई टू एम इंटू आई, एक पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है इंटू ओमेगा, एम तो कटने के लिए ही था, तो कितना आएगा मुझे बताओगे, क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई टू। और लिखना हो, सॉलिड स्पेयर घूम रहा हो, मान लो सॉलिड स्पेयर ओमेगा स्पीड से, एक सॉलिड स्पेयर है चार्ज क्यू का, आर रेडियस, सॉलिड स्पेयर, तो सॉलिड स्पेयर अगर घूम रहा है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, बिंदास निकाल सकते हो, क्या आएगा एम बराबर क्यू बाई टू एम इंटू आई, आई क्या होगा ध्यान रखिएगा, सॉलिड स्पेयर का टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर होता है इंटू ओमेगा, तो कितना आया, टू टू कट गया शायद, क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई फाइव। रॉड का निकाल सकते हो, कोई मान लीजिए रॉड घूम रही है क्यू चार्ज वाली, अरे भाई साहब एक्सिस इतनी दूर क्यों बन गई, ये रहा ओमेगा, ये है क्यू और एल लेंथ की रॉड है, मान लीजिए इस पॉइंट के अबाउट घूम रही है चार्ज रॉड, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट बिंदास लिख सकते हो क्यू बाई टू एम इंटू आई, कितना है मुझे बताएंगे, एम एल स्क्वायर बाई थ्री इंटू ओमेगा, तो यहां से आप एम निकाल सकते हैं, वो आ गया क्यू ओमेगा एल स्क्वायर बाई सिक्स, दैट्स ऑल क्लियर। तो मेरे हिसाब से हमने सारी चीज़ें कर ली, जितना कम से कम टाइम में कर सकते थे, ठीक है, ऑब्वियसली बात है कि टाइम लग ही गया, देखिए उसको मैं अवॉइड नहीं कर सकता था। टॉर्क, अच्छा टॉर्क की डायरेक्शन अगर देखा जाए तो एम, अच्छा एक और चीज़ रह गई, पोटेंशियल जी, पोटेंशियल जी, ठीक है, ये मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, ठीक है, इसी के बीच में एक और चीज़ लिख देता हूँ, पोटेंशियल है जी, हाँ मैं वही सोच रहा था कुछ रह गया, पोटेंशियल है जी,
एनर्जी ऑफ कॉइल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कॉइल, कॉइल वो वही पिछले वाले में, ठीक है। तो अगर ये कॉइल है जिसमें करंट आई फ्लो हो रही है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर आया और बी यहाँ है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इनके बीच में एंगल थीटा है, तो पोटेंशियल एनर्जी ध्यान रखिएगा क्या होती है, माइनस एम बी कॉस थीटा, माइनस एम बी कॉस थीटा, ठीक है। टॉर्क जीरो कहाँ होता है, ध्यान रखिएगा, टॉर्क जीरो कहाँ होता है, ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए ये मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे है इधर, और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है, मैं मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इधर ले लेता हूँ इस रूम में, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो ध्यान रखिएगा एम और बी के बीच में एंगल कितना है, जीरो, टॉर्क कितना आएगा, जीरो, पोटेंशियल जी कितनी आएगी, माइनस एम बी। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। ये कौन सा इक्विलिब्रियम होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों, यहाँ पोटेंशियल जी मिनिमम है, इक्विलिब्रियम है क्योंकि टॉर्क जीरो। इसे थोड़ा सा भी किसका होगा, एम हमेशा ध्यान रखिएगा, एम ऑलवेज ट्राई टू अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ बी, ध्यान रखिएगा एम ऑलवेज ट्राई टू अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ बी। अब मुझे बताइए अगर एम ऐसे होता, करंट ऐसे फ्लो कर रही होती, ऐसे ऐसे, तो मैग्नेटिक मोमेंट इधर आता, थीटा कितना आता, 180 डिग्री, 180 डिग्री, टॉर्क फिर जीरो आता, पोटेंशियल एनर्जी प्लस एम बी होती है, हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी है। तो इसको थोड़ा सा भी किसका होगा, अच्छा जहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ याद होगा, जहाँ मैक्सिमम आता है वहाँ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। वैसे भी यहाँ टॉर्क जीरो है, इसको थोड़ा सा भी किसका होगे, एम सीधा बी की तरफ भागेगा, एम ऑलवेज ट्राई टू बिकम पैरेलल टू बी, एम ऑलवेज ट्राई टू बिकम पैरेलल टू बी, एम हमेशा बी की तरफ भागेगा। तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये चाहे तो आप इस लाइन में लिख लीजिएगा, खुद लिख लीजिएगा, एम हमेशा बी की तरफ भागने की कोशिश करेगा, इक्विलिब्रियम, क्लियर। और इसमें अगर मान लीजिए ऐसा होता, करंट ऐसे फ्लो कर रही होती, मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर होता, तो यहाँ थीटा कितना होता है, 90, यहाँ टॉर्क मैक्सिमम आता, कितना आता, एम बी, पोटेंशियल जी कितनी आती, जीरो, ये मिनिमम नहीं है, पोटेंशियल जी माइनस एम बी मिनिमम है, ये मिनिमम है, ठीक है। और ये कोई इक्विलिब्रियम है नहीं क्योंकि टॉर्क जीरो आया है नहीं, दैट्स ऑल, क्लियर। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले किसी चैप्टर में। आई होप कई बच्चे हो सकते हैं निराश हुए हों क्योंकि उनको लगा कि सर हम सोचते थे समझाएं, नहीं यार समझा नहीं पाया, लेकिन ऑब्वियसली बात मैंने समझाने की कोशिश की, मैंने पूरा रिकैप करवा रहा हूँ, चैप्टर बहुत बड़ा है यार, बहुत बड़ा है, ठीक है। चलिए तो टाटा बाय बाय।